मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूँ। दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 226। हमने आखिरकार जियापू ग्रह छोड़ दिया है। वांग ये ने स्टारशिप के बाहर के दृश्यों को देखा। कृत्रिम वर्महोल से गुजरने के बाद जियापू ग्रह बिना किसी निशान के तुरंत गायब हो गया। यह पहली बार था जब वह वास्तव में ब्रह्मांड की मानवीय दुनिया के संपर्क में आया था और इससे उसे जो झटका लगा वह कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह बहुत बड़ा था। चाहे वह ब्रह्मांडीय राष्ट्र हो, स्टारफील्ड साम्राज्य हो, शाश्वत राष्ट्र हो, 7 सर्वोच्च मानव गुट हो या 18 शीर्ष गुट हो, उन सभी ने उसे महत्वहीन महसूस कराया। हालांकि ठीक इसी वजह से उन्हें अनंत अवसरों के लिए लड़ने की प्रेरणा मिली। आखिरकार मैं आराम कर सकता हूँ। हालांकि ऊपरी क्षेत्र लड़ने से मना करता है, दुश्मन के इलाके में रहना अभी भी बहुत डरावना है। नांते ने बिस्तर पर लेटते हुए बुदबुदाया। तुम व्यर्थ ही इतने लंबे हो। तुम चूहे की तरह डरपोक हो, लिंगलिंग ने व्यंग्य किया। तुम इतने साहसी हो कि तुम्हारी कोई ऊंचाई ही नहीं, नांते ने जवाब दिया। जोकरों की जोड़ी में नोकझोंक हो रही थी और यह काफी जीवंत थी। वांग ये ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और अपने हाथ में स्टारी स्काई ब्रेसलेट लेकर खेलने लगे। यह स्टारी स्काई कम्युनिकेशंस का एक उत्पाद था। यह उपकरण टिमटिमाते प्रक्षेपण के साथ एक मोबाइल फोन जैसा दिखता था। लंबी दूरी के संचार को सक्षम करने के अलावा इसमें खोज, रडार, मानचित्र इत्यादि जैसे कई अन्य कार्य थे। जीजाजी, क्या देख रहे हो? लिंगलिंग ने अपना सिर बाहर निकाला और नैन्ते को डांटते हुए उत्सुकता से पूछा। वांग ये ने कहा, तूफान समुद्री डाकू प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा से बहुत परिचित हैं। वे बस एक अज्ञात प्राकृतिक वर्महोल से गुजरे। उन्होंने मध्यम दूरी के अंतरिक्ष तानाबाना के माध्यम से 750 प्रकाश वर्ष की यात्रा की है। नैन्ते ने कहा, उन्होंने जियापू प्लेनेट पर एक नक्शा खरीदा होगा। वांग ये मुस्कुराए। मुझे लगता है कि ह्यूमिन को नक्शा किसी अन्य विशेष चैनल से मिला है। बड़ा जहाज, लिंगलिंग ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा की खोज 3 सितारा समुद्री डाकुओं को आकर्षित नहीं कर सकती है। आकाशगंगा में सबसे बड़ी संपत्ति जीवन ग्रह है, लेकिन मानव अभयारण्य का एक नियम है कि मालिक रहित जीवन ग्रहों पर ब्रह्मांडीय राष्ट्रों का शासन होना चाहिए। उनके लिए इसे लेना बेकार है। यह उसका भाई या बहन होना चाहिए। लिंगलिंग गहरी सोच में थी। हाँ, वे पहले ही बहुत गहराई तक जा चुके होंगे। इस बार स्टारशिप पर चढ़कर हमने बहुत सारी ऊर्जा बचाई है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। वर्महोल अन्वेषण की कुंजी थी। एक प्राकृतिक वर्महोल की खोज और मध्यम दूरी के ब्रह्मांडीय तानाबाना का प्रदर्शन करने से व्यक्ति 100 से 1000 प्रकाश वर्ष के बीच यात्रा करने में सक्षम हो गया। यह एक कॉस्मिक वार्प स्टारशिप से बहुत तेज था जो हल्की गति से उड़ सकता था। लिंगलिंग ने कहा, युद्ध के बाद कई कृत्रिम वर्महोल नष्ट हो गए। यह सही है। यह जानकारी के स्तर के बारे में एक प्रतियोगिता है। जो कोई भी जानता है कि प्राकृतिक वर्महोल कहाँ है, उसे फायदा होगा। वे प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में तेजी से प्रवेश करने में सक्षम होंगे और पहले एक लाभप्रद स्थिति पर कब्जा कर लेंगे, वांग ये ने कहा। ओह ठीक है, इसे प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा क्यों कहा जाता है? क्या वहाँ कोई युद्ध हुआ है? यह कब हुआ था? नांते ने उत्सुकता से पूछा। किसने किससे लड़ाई की? क्या इसमें कुछ खास है? मुझे इतना कुछ कैसे पता चलेगा? वांग ये ने उस पर नजरें घुमाई। मैंने अभी अभी ब्रह्मांड में प्रवेश किया है। मौका मिलने पर मैं ह्यूमिन से पूछूंगा। उसे कुछ अंदरूनी जानकारी पता होनी चाहिए। ओह, आप लड़कियों को लेने जा रहे हैं? आखिरकार आपको मौका मिल गया, नांते ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। भाड़ में जाओ। टूटू जी से लिंगलिंग और नैन्ते के लिए कमरे की व्यवस्था करने के लिए कहने के बाद वांग ये ने खेती करना शुरू कर दिया। 7.09 मिलियन संभावित अंकों के साथ उसके पास फिर से बर्बाद करने के लिए पूंजी थी। सबसे पहले प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करें। वह पहले भी इसकी खेती करने की कोशिश कर चुका था। चरण 1 प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक की खेती की गति पहले ही 4 सितारा ऊर्जा क्रिस्टल से अधिक हो गई थी। स्टेज 2 स्वाभाविक रूप से कहीं बेहतर होगा। अपनी ताकत का स्तर बढ़ाने के लिए विकास तकनीक पर भरोसा करना सही तरीका था। जैसे ही 100000 संभावित बिंदुओं का उपभोग किया गया, वांग ये ने तुरंत चेतना के स्थान में प्रवेश किया। वही परिचित एहसास फिर से प्रकट हो गया। नीले प्राइमल स्टार ने प्रकाश और जबरदस्त ऊर्जा उत्सर्जित की, जिससे वह दृश्य में आ गया। यह बहुत अनुकूल और गर्मजोशीपूर्ण था। उसे स्वयं इसे समझने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। हजारों बार समय बिताने के बाद उसने जल्दी ही इसमें महारत हासिल कर ली। प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक चरण 1, चरण 2 पॉइंट। उसके शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवेश कर गई। उसका मानस तुरंत विस्तृत हो गया और हिंसक रूप से हिल गया। लहरों की परतों के साथ सीमा अस्तित्व में नहीं थी। ज्वार जैसी ऊर्जा से वह तुरंत बह गया। तारे का कोर चमक उठा। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में वांग ये का स्तर बढ़ गया। स्तर 4 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता, स्तर 5 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता। उन्होंने असीमित ऊर्जा को लगातार अवशोषित किया। जिस गति से उसकी शक्ति बढ़ी वह प्रकाश की गति के समान थी। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। स्तर 3 ब्रह्मांडीय योद्धा 32%, स्तर 5 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता 91%। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी साधना प्रगति एक ब्रह्मांडीय योद्धा के रूप में उनकी साधना प्रगति से बहुत आगे होने लगी थी। आरंभ में उनकी क्षमता उपयोगकर्ता क्षमता बहुत अधिक थी। प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को समझने के बाद इसने एक ब्रह्मांडीय योद्धा के रूप में उनकी क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। क्या वह भविष्य में एक सक्षम उपयोगकर्ता की राह पर चलने वाला था? वांग ये ने इसके बारे में ज्यादा विचार नहीं किया। आखिरकार वह केवल ब्रह्मांडीय स्तर पर था। वह निर्णय लेने में जल्दबाजी में नहीं थे। वह एक समय में एक कदम उठाता था। उसकी चेतना फिर से प्लस पर आ गई। क्या आप प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को अपग्रेड करने के लिए 10,000,000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? वांग ये स्तब्ध रह गए। चरण 1 से चरण 2 तक के स्तर तक पहुंचने के लिए 1 मिलियन संभावित अंक थे, लेकिन चरण 2 से चरण 3 तक राशि 10 गुना बढ़ गई। उनकी प्रतिभा, पुनरुत्थान को अपग्रेड करने के लिए केवल 10 मिलियन संभावित अंकों की आवश्यकता थी। यह बहुत मजबूत है। वांग ये चौंक गया। उन्होंने इतनी अद्भुत विकास तकनीक कभी नहीं देखी थी। यह सोचने के लिए कि प्रत्येक चरण के लिए संभावित अंक वृद्धि 10 गुना थी। इसकी साधना कुशलता कितनी स्वर्गविरोधी थी। आइए इसे आजमाएं। वांग ये ने शीघ्र ही साधना की स्थिति में प्रवेश किया। जैसे ही उन्हें असीमित ऊर्जा महसूस हुई, उनके परिवर्तन के बाद उनके शरीर और मानस की अवशोषण क्षमता दोगुनी हो गई थी। अविश्वसनीय। वांग ये को पता था कि जैसे ही उन्होंने खेती शुरू की, उन्हें बहुत लाभ हुआ है। चरण 2 प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक की खेती दक्षता चरण 1 की तुलना में कहीं अधिक है। वे बिल्कुल अलग स्तर पर थे। भले ही वह 6 सितारा ऊर्जा क्रिस्टल को अवशोषित कर ले, लेकिन संभवतः उसके पास इतनी दक्षता नहीं होगी। यह विकास तकनीक के साथ खेती करने का उनका पहला मौका था और एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी खेती की प्रगति पहले ही बढ़नी शुरू हो गई थी। 92%, 93%, 94%। एक लौकिक दिन से भी कम समय में वह लौकिक स्तर 5 तक पहुंच गया था। यह दक्षता सचमुच अद्भुत है। यहाँ तक कि स्तर 5 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में मैं एक ब्रह्मांडीय दिन में अपनी ताकत 10% से अधिक बढ़ा सकता हूँ। वांग ये ने विस्मय में खेती करना जारी रखा। 10 लौकिक दिन बाद स्तर 4 ब्रह्मांडीय योद्धा 1%,
स्तर 6 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता 50%। बहुत बढ़िया सुधार। प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से क्षमता उपयोगकर्ताओं की ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन योद्धाओं की प्रशिक्षण दक्षता भी खराब नहीं है। एक योद्धा के रूप में मेरे सुधार की तुलना एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में मेरे सुधार से नहीं की जा सकती है, लेकिन यह अभी भी चरण 5 न्यू स्टार इवोल्यूशन तकनीक से काफी मजबूत है। वांग ये ने आश्चर्य से आह भरी। वह एक ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में दूसरी सीमा के करीब पहुंच रहा था, जो तब होता था जब कोई व्यक्ति मध्यम श्रेणी से उच्च श्रेणी के ब्रह्मांडीय जीवन रूप में आगे बढ़ता था। हालांकि उनकी वर्तमान साधना गति अभी भी लगभग 4-5% प्रति ब्रह्मांडीय दिन पर बनी हुई है। लगभग 1 दर्जन ब्रह्मांडीय दिनों में वह एक उन्नत ब्रह्मांडीय क्षमता वाला उपयोगकर्ता बन जाएगा। यह बहुत तेज था। यह उसी स्तर की विकास तकनीकों से कहीं आगे निकल गया। मानक ब्रह्मांडीय विकास तकनीकों को ऐसी दक्षता प्राप्त करने के लिए कम से कम चरण 8 की समझ की आवश्यकता होगी। हालांकि प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक केवल चरण 2 पर थी। जैसे ही वांग ये खेती जारी रखने जा रहे थे, स्टारशिप का हॉर्न अचानक बजने लगा। वांग ये हक्का बक्का रह गया। इसका क्या मतलब था? इकट्ठा करने के लिए खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ, दरवाजा खोलो। वांग ये केबिन के दरवाजे के बाहर से नानते की जरूरी आवाज आई। वांग ये ने तुरंत इसे खोला। उसकी नजर ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं पर पड़ी जो बाहर जल्दी में थे। फिर उसने नानते की ओर देखा। क्या हुआ? क्या हमारा सामना ब्रह्मांडीय साहसी लोगों से हुआ? नहीं, टूटू जी ने मुझे बताया कि वे डकैती शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। नानते ने तुरंत कहा। रोब? रोब कौन? आम लोग। वांग ये को अचानक होश आया। ओह ठीक है, क्या ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू यही नहीं करते? लेकिन यह उसका पहली बार था और वह मानसिक रूप से तैयार नहीं था। जियाप्पू ग्रह कृत्रिम वर्महोल नंबर 11। एक शानदार कॉस्मिक वॉर्ड स्टारशिप उन परमाणु संचालित स्टारशिप की निगरानी कर रही थी जो कृत्रिम वर्महोल के माध्यम से आ और जा रहे थे। मुनरू गार्ड्स की तीसरी टीम। हुश, मुख्य नियंत्रण कक्ष का दरवाजा खुला। कप्तान मुनरू मेंगजू, जो पूरे ध्यान से बड़ी स्क्रीन पर देख रहे थे, पीछे मुड़े और सम्मानपूर्वक झुक गए। कप्तान, अभी तक कोई सुराग नहीं। मुनरू रुइवेन ने एक भव्य युद्ध सूट पहना हुआ था। वह सुंदर था और उसका रूप प्रभावशाली था। जब वह बात करते और हंसते थे तो उनमें एक जनरल की आभा थी। मुनरू मेंगजू ने अपना सिर हिलाया। वांग ये छिप गए होंगे। नहीं, वह छुपेगा नहीं। उसके जैसा सतर्क शत्रु अपने पिंजरे से भागने का रास्ता जरूर सोचेगा, चाहे स्थिति कितनी भी खराब क्यों न हो। मुनरू की आंखें तेज थीं। छिपाने के लिए यह उसकी शैली नहीं है। लेकिन इतना समय हो गया और कोई सुराग नहीं मिला। मुनरू की भवें गहराई से सिकुड़ गईं। जियूटियन हेवी इंडस्ट्री कंपनी के लिए हमारे आवेदन के परिणाम सामने आ गए हैं। मुनरू रुइवेन मुख्य नियंत्रण कक्ष में गए और वहां मौजूद डेटा को देखा। स्क्रीन, यह बहुत धीमा है। मुनरू मेंगजू शाप देना चाहता था। यह पहले से ही काफी अच्छा है कि एप्लीकेशन का परिणाम हो। मुनरू रुइवेन ने डेटा खोला और उन्हें ध्यान से देखा। जियूटियन हेवी इंडस्ट्री कंपनी के सीरियल नंबर बताते हैं कि मुनरू गार्ड्स के सभी 3 स्टारशिप नष्ट हो गए हैं। मुनरू मेंगजू की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या वांग ये नहीं जाना चाहता? मुनरू रुइवेन ने कहा। उन्होंने दूसरा तरीका सोचा होगा। उनकी और मुख्य इंजीनियरों की क्षमताओं के साथ उनके लिए स्टारशिप को संशोधित करना और जियूटियन हेवी इंडस्ट्री कंपनी के छिपे हुए सीरियल नंबर को हटाना असंभव है। या तो उसने एक नया स्टारशिप खरीदा या उसने कॉलोनी सिस्टम 996 के बाहरी नेबुला को किसी अन्य स्टारशिप में छोड़ दिया। पिताजी, मुनरू रुइवेन ने ऐतिहासिक डेटा पाया। उसने वीडियो पुनः प्राप्त कर लिया। इसके ऊपर हरिकेन पायरेट्स का स्टारशिप था। प्रदर्शित समय 20 ब्रह्मांडीय दिन पहले का है। आपने उन्हें जाने क्यों दिया? मुनरू मेंगजू की ओर देखते ही मुनरू रुइवेन की निगाहें तेज हो गईं। यह एक 2 सितारा समुद्री डाकू समूह है। मुनरू मेंगजू थोड़ा झिझक और भयभीत था। उनका रवैया बहुत अड़ियल है। इसके अलावा हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैं उनके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था। कैप्टन, वांग ये वहां नहीं है ना? संभावना बहुत अधिक है। उनके आंदोलन पथ से यह बहुत संभावना है कि इस ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू का स्टारशिप कॉलोनी सिस्टम 996 के बाहरी नेबुला से निकल गया। समय भी बहुत सुसंगत है। मुनरू रुइवेन ने विचार किया और गहरी आवाज में कहा। अन्य विकल्पों को छोड़कर जब तक वांग ये नेबुला में नहीं छिपता, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं में मिल जाएगा। तो क्या करें? मुनरू मेंगजू थोड़ा चकित था। मुनरू रुइवेन ने कहा, मैं बाद में इस ब्रह्मांडीय जहाज के ठिकाने की जांच करने के लिए लॉर्ड जिंगकियो से मिलूंगा। सौभाग्य से आसपास का क्षेत्र चिमिंग परिवार का क्षेत्र है। मेरा मानना है कि उन्हें बहुत दूर नहीं जाना चाहिए था। धिक्कार है, वांग ये बहुत चालाक है। मुनरू मेंगजू ने दांत पीस लिए। अन्यथा मुनरू उत्तीना उसके हाथों क्यों गिरेगा? मुनरू रुइवेन ने मुनरू मेंगजू के कंधे को थपथपाया। चिंता मत करो, वह मुझसे बच नहीं पाएगा। मौलाओं को प्रस्थान के लिए तैयार होने के लिए सूचित करें। हाँ कप्तान। बूम बूम बूम। वांग ये, नानते और लिंगलिंग केबिन के दरवाजे पर खड़े होकर हमले शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जब समुद्री डाकू दूसरों को लूटते थे तो वे आमतौर पर पहले स्टारशिप की आग्नेयास्त्रों से हमला करना शुरू करते थे। प्रतिद्वंद्वी की स्टारशिप को नष्ट करने के बाद वे आमने सामने की लड़ाई में शामिल हो जाते थे। हालांकि हरिकेन एक परमाणु संचालित स्टारशिप है, लेकिन इसे भारी रूप से संशोधित किया गया है। इसका प्रदर्शन सभी पहलुओं में किसी कॉस्मिक वार्प स्टारशिप से कमतर नहीं है। चिंता न करें, टूटू जी ने काला कवच पहन रखा था और उनकी कमर से तलवार लटक रही थी। उसका गंजा सिर चमक रहा था। इसकी चिंता किसे थी? वे तीनों अच्छे नागरिक थे। उन्होंने डकैती जैसा कुछ कब किया था? ओह, ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने पहले भी ऐसा किया हो। कॉलोनी इंस्पेक्टर को लूटना काफी लाभदायक था। तब कोई समस्या नहीं थी। जल्द ही भीषण लड़ाई रुक गई और पीछे के केबिन का दरवाजा खुल गया। हरिकेन पायरेट्स के ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू ऐसे आगे बढ़े मानो उन्हें हार्मोन का इंजेक्शन दिया गया हो। 10 ब्रह्मांडीय दिनों के लिए जियाप्पू ग्रह पर आराम करने से वे पहले ही ऊब चुके थे। सटीक कहें तो उनके बटुए खाली थे। वह वैसा ही था। यहाँ तक कि उन पर कॉस्मिक बैंक का 100 कॉस्मिक डॉलर भी बकाया था। यह शैतान की दौड़ है। वांग ये की रुचि बढ़ गई और नानते, जो उसके बगल में था, मारने के लिए इंतजार नहीं कर सका। बुरी तरह क्षतिग्रस्त स्टारशिप पर दसियों शैतान योद्धा दिखाई दिए। नेता एक डार्क एनर्जी स्तर का शैतान जनरल था। उसका परिष्कृत काला शरीर तीव्र दबाव और शैतानी ऊर्जा से भरा हुआ था। कप्तान यूमिन ने मोर्चा संभाला। उसके उग्र लाल बाल बेहद आकर्षक थे और उसकी युद्ध तलवार चमक रही थी। उसकी चरण 6 युद्ध ऊर्जा आश्चर्यजनक शक्ति के साथ फूट पड़ी। लेवल 9 के ब्रह्मांडीय स्तर के योद्धा के रूप में उसके पास स्वाभाविक रूप से कुछ कौशल थे, क्योंकि उसने अकेले डार्क एनर्जी स्तर के शैतान जनरल से लड़ने की हिम्मत की थी। मुख्य कारण यह था कि अंकल फेंग छाया की तरह उसका पीछा कर रहे थे, अंधेरे में उसकी रक्षा कर रहे थे। इससे उसे अनुभव प्राप्त करने की अनुमति मिली, जबकि उसे अपनी सुरक्षा के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। यूमिन के बगल में उपकप्तान असाहिको के नेतृत्व वाली टीम 1 एक तेज ब्लेड की तरह अजय थी। विशेष रूप से कैप्टन असाहिको को अन्य डार्क एनर्जी स्तर के शैतान जनरल का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। वह हरिकेन पायरेट्स में डार्क एनर्जी स्तर के 3 विशेषज्ञों में से एक थे। इसकी तुलना में स्क्वाड 10 के उपकप्तान के रूप में टूटू जी थोड़े भद्दे थे। उन्होंने आसान लोगों को निशाना बनाया। जहां कहीं भी कमजोर शैतान दिखाई देते, वह दौड़कर वहां पहुंच जाता।
उसकी हरकतें क्रूर लग रही थीं, लेकिन वास्तव में यह एक लोमड़ी की तरह थी जो बाघ की ताकत उधार ले रही थी। लड़ाई पूरे जोरों पर थी, लेकिन कोई खतरा नहीं था। ऐसे कप्तान का अनुसरण करने से बहुत राहत मिलती है। यह बहुत विश्वसनीय था। स्तर 6 के शैतान योद्धा को मार डाला। संभावित अंक 6.096 मिलियन, 6.156 मिलियन। वांग ये ने की कार्रवाई। जब उसने पहले शैतान योद्धा को पकड़ा, तो उसके दोनों ब्लेड चमक उठे और हत्या आसानी से हो गई। उसकी ताकत बढ़ने के बाद अब वह पीने के पानी के समान स्तर के शैतान योद्धाओं को भी आसानी से मार सकता था। स्तर 7 के शैतान योद्धा को मार डाला। संभावित अंक 6.156 मिलियन, 6.261 मिलियन। एक और। जबकि स्क्वाड 10 के सदस्य अभी भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे, वांग ये ने पहले ही लगातार 2 शैतान योद्धाओं को मार डाला था, जिससे स्क्वाड का मनोबल बढ़ गया था। दस्ते के सभी सदस्य जोश में थे और उपकप्तान टूटू जी और भी अधिक उत्साहित थे क्योंकि उनकी करीबान ऊर्जा तेज थी। बूम। टूटू जी ने लेवल 8 के शैतान योद्धा से आमने-सामने लड़ाई की और यह बताना मुश्किल था कि कौन बेहतर था। अचानक वांग ये की आकृति सामने आई। उसके चरण 4 के स्थानिक नियंत्रण ने शैतान योद्धा को घेर लिया और उसकी युद्ध ऊर्जा फूट पड़ी। क्षेत्र दमन। स्तर 8 के शैतान योद्धा को मार डाला। संभावित अंक 6.261 मिलियन, 6.421 मिलियन। इतना आसान। टूटू जी ने आश्चर्य से वांग ये की ओर देखा। कुछ ठीक नहीं था। जब उसने पहले वांग ये के साथ झगड़ा किया था, तो बाद वाला स्पष्ट रूप से उतना मजबूत नहीं था। यह बच्चा वास्तव में दुनिया के तौर तरीकों को समझता है। टूटू जी तुरंत समझ गए। वह वांग ये को देखकर मुस्कुराया और उसे थम्स अप दिया। जबरदस्त लड़ाई में तूफान समुद्री डाकुओं को संख्या और उच्चतम युद्ध शक्ति दोनों के मामले में पूर्ण लाभ था। जल्द ही सभी शैतान योद्धा मारे गए। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू सीटियां बजाते और हंसते थे। कैप्टन यूमिन, ग्रैनी बाई, अंकल फेंग और असाहिको ने शैतान जाति की स्टारशिप में प्रवेश किया। बाकी लोग शैतान योद्धाओं के उपकरण लूटते हुए बाहर रुके रहे। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं द्वारा युद्ध में लूटे गए माल का वितरण मूलतः इस बात पर आधारित था कि किसी ने कितने शत्रुओं को मारा। जहां तक स्टारशिप में मौजूद कीमती सामान और खजाने का सवाल है, उन्हें वितरित करना कमांडर पर निर्भर था। शैतान जाति के डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण हमारे से कुछ अलग हैं। वांग ये ने उपकरण का एक टुकड़ा निकाला और उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। बेशक वे हमसे बहुत बड़े हैं, टूटू जी ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा वे अपनी शक्ति के लिए शैतानी ऊर्जा और शैतानी कोर पर भरोसा करते हैं। हर किसी की ऊर्जा अलग-अलग होती है। यह सोचने के लिए कि शैतान जाति को पता है कि स्टारशिप कैसे बनाई जाती है। नानते की आंखें चौड़ी हो गईं। टूटू जी ने अपनी आंखें घुमाईं। ब्रह्मांड की सभी जातियों में से केवल मुट्ठी भर लोग ही नहीं जानते कि स्टारशिप कैसे बनाई जाती है। एक ब्रह्मांडीय जाति कहलाने में सक्षम होने के नाते निश्चित रूप से उनके पास बुद्धि है। यह सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि वे ऐसा करना चाहते हैं या नहीं। शैतानों की बुद्धि मनुष्यों से कमतर नहीं है, लेकिन वे ताकत को पसंद करते हैं और उसका पीछा करते हैं, इसलिए कौशल के मामले में वे मनुष्यों से कमतर हैं। वांग ये ने सिर हिलाया। बुद्धिमत्ता वाली जाति में स्वाभाविक रूप से वही होगा जो विकास की लंबी अवधि के बाद होना चाहिए। उसने अपने इंटरफेस को देखा। संभावित अंक 662.1। इस आसान लड़ाई से उसे 525000 संभावित अंक प्राप्त हुए। यह अफसोस की बात थी कि शैतानों और मनुष्यों के डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण अलग-अलग थे। अन्यथा फसल और भी अधिक होगी। अगली बार हम कब लूटेंगे? वांग ये ने कहा। क्या आपने मिठास का स्वाद चखा है? आपको इसके बारे में दादी बाई से पूछना होगा, टूटू जी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह हमारे समुद्री डाकू समूह की सलाहकार है। हम केवल तभी कार्रवाई कर सकते हैं जब कमांडर और दादी बाई दोनों इसे स्वीकार करें। उन्हें लक्ष्य चुनना होगा, वांग ये ने कहा। एक समुद्री डाकू समूह का सलाहकार बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें एक अनुभवी समुद्री डाकू होना चाहिए। अगर हम बेतरतीब ढंग से लूटते हैं तो पलटना आसान होता है। उन्हें सटीक रूप से निर्णय लेने, दोनों पक्षों की ताकत का विश्लेषण करने, लाभ और जोखिमों के प्रतिशत की गणना करने आदि में सक्षम होना चाहिए। यह सुरक्षित शेयर खरीदने जैसा था। हालांकि यह समझ में आया। वे कम कमाना पसंद करेंगे। आखिरकार एक बार जब स्टारशिप पलट गई तो कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। टूटू जी ने कहा, शैतान जाति और दानव जाति को लूटने का हमारे ऊपर ज्यादा बोझ नहीं है, लेकिन अगर यह एक मानव स्टारशिप है, तो हमें यह देखना होगा कि क्या दूसरे पक्ष का कोई समर्थक है और क्या हम उन्हें मार सकते हैं। हालांकि हमारा कमांडर आत्मसमर्पण करने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं मारेगा। दादी बाई ने उसे कई बार सलाह दी है कि एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू के रूप में उसे इतना नरम दिल नहीं होना चाहिए, लेकिन उसने नहीं सुनी। वांग ये ने सिर हिलाया। यह आसानी से छिपे हुए खतरों का कारण बन सकता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शुरुआत में लौकिक समुद्री डाकू एक उच्च जोखिम वाला व्यवसाय था। भले ही कोई छिपा हुआ खतरा न हो, फिर भी बहुत सारे ब्रह्मांडीय साहसी लोग थे जो अपने सिर पर इनाम का दावा करना चाहते थे। पहली लड़ाई एक जीत थी। इस शैतान जाति के स्टारशिप में बहुत अधिक मूल्यवान वस्तुएं नहीं थीं, केवल कुल मिलाकर 2 कॉस्मिक डॉलर से थोड़ा अधिक था। कमांडर के हिस्से के रूप में 30% की कटौती के बाद शेष 10 दस्ते अपने प्रदर्शन के अनुसार लाभ को विभाजित करेंगे। इसके बाद उपकप्तान टीम में विस्तृत अनुपात पर ध्यान देंगे। 10वें दल को 12 मिलियन स्टार अंक प्राप्त हुए। टूटू जी ने अपने लिए 2 मिलियन स्टार पॉइंट लिए और 2 मिलियन स्टार पॉइंट वांग ये को हस्तांतरित कर दिए। शेष 8 मिलियन स्टार पॉइंट उसके भाइयों के बीच समान रूप से विभाजित किए गए थे। वांग ये, क्या आप शैतान दौड़ के उपकरण से स्वयं निपटना चाहते हैं? टूटू जी ने पूछा। क्या आपके पास कोई चैनल है? वांग ये ने पूछा। टूटू जी ने कहा, दादी बाई के पास एक है। वह 10% कमीशन लेती हैं, लेकिन कमाई सीधे आपके खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। जरूर, मेरे लिए इससे निपटो। वांग ये पर 10 बिलियन का भारी कर्ज था, इसलिए उन्हें 10 लाख स्टार पॉइंट की भी परवाह नहीं थी। बहुत जल्द 1.36 मिलियन स्टार पॉइंट उनके खाते में स्थानांतरित कर दिए गए। उसके पास अब 3.36 मिलियन स्टार पॉइंट जमा हो गए थे। दरअसल यह काफी ज्यादा था। कई मध्यवर्ती ब्रह्मांडीय योद्धाओं के पास केवल 10 लाख सितारा बिंदु थे। यह सोचना कि ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू इतनी जल्दी पैसा कमा सकते हैं। शैतान जाति बहुत गरीब है। मनुष्य अभी भी अमीर हैं, खासकर मुनरो गार्ड्स। वन अपने डार्क एनर्जी लेवल 4 उपकरण का एक सेट प्राप्त करके एक बड़ा लाभ कमा सकता है। अगला लक्ष्य कब आएगा? मैं तब अपना कर्ज चुका पाऊंगा, वांग ये ने खुशी से सोचा। मानव आभासी दुनिया में बड़ी आभासी दुनिया नंबर 6, बेबेल की क्षमता टावर। 7 विशाल क्षमता वाले टावर खड़े थे, प्रत्येक अलग-अलग रंगों और रोशनी से जगमगा रहे थे। बीच वाला विशेष रूप से ध्यान खींचने वाला था। यह 7 रंगों की रोशनी से नहाया हुआ था और अन्य 6 टावरों की तुलना में अधिक भव्य था। वांग ये ने दूर से बेबेल के एबिलिटी टावर को देखा। यह उनका पहली बार प्रवेश था। मार्शल एक स्ट्रीम डोजो और एबिलिटी टावर ऑफ बेबेल प्रशिक्षण स्वर्ग थे जिसका योद्धाओं और क्षमता उपयोगकर्ताओं ने सपना देखा था। उसने फिलहाल उनमें से किसी को भी छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। प्रतिभा तब तक महत्वपूर्ण नहीं थी जब तक वह अंक जोड़ सके। हालांकि वह लंबे समय से ब्रह्मांडीय स्तर की क्षमता वाले मंत्रों पर नजर रख रहे थे। बुनियादी संक्षेपण कौशल के अलावा उन्होंने 5 क्षमता प्रणालियों में से केवल सुदृढ़ीकरण प्रकार का वन हिट स्पेल सीखा था। 4 बचे थे, वर्चुअल इमेज स्पेल, रीन स्पेल, ओरिजिन स्पेल और कमजोर न्यूक्लियर स्पेल। वांग ये ने मन ही मन सोचा। उन्होंने रीन स्पेल और ओरिजिन स्पेल को फिलहाल एक तरफ रख दिया।
आखिरकार उनके पिछले स्पिरिट स्पेल की तुलना में नियंत्रण प्रकार रीन स्पेल केवल थोड़ा सा अपग्रेड था, ज्यादा नहीं। अंतर केवल इतना था कि उसकी चेतना और क्षमता की खपत बहुत कम हो जाएगी। रीन स्पेल दबाव के साथ लक्ष्य को नियंत्रित करके काम करता था, लेकिन इसे फ्री एबिलिटी स्पेल के रूप में अधिक जाना जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि नियंत्रण प्रकार की क्षमता वाले मंत्र डार्क एनर्जी स्तर पर वास्तव में भयानक हो जाएंगे। दास्ता मंत्र, जिस किसी पर भी गुलाम का चिन्ह लगा होगा वह हमेशा गुलाम रहेगा। डार्क एनर्जी लेवल तक पहुंचने के बाद पहली चीज जो उसे सीखनी थी वह थी दास्ता मंत्र, लेकिन अब रीन स्पेल का प्राथमिकता स्तर अधिक नहीं था। जहां तक उत्पत्ति मंत्र की बात है, इस पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उसने पहले कोई भी मौलिक प्रकार की क्षमता वाला मंत्र नहीं सीखा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से अब इसे एक तरफ रख दिया है। मौलिक प्रकार की क्षमता वाले मंत्र शुद्ध क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक उपयुक्त थे, जिससे उन्हें क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं के बीच सबसे विनाशकारी शक्ति को उजागर करने की अनुमति मिली। यह उसके लिए उपयुक्त नहीं था। पहले आभासी छवि मंत्र सीखें, फिर कमजोर परमाणु मंत्र। वांग ये ने तुरंत निर्णय लिया। उनके लिए ये दोनों उन्हें ताकत में काफी वृद्धि देंगे, विशेष रूप से आभासी छवि मंत्र जो भौतिकीकरण मंत्र पर आधारित था और वास्तविकता के भौतिकीकरण की अनुमति देता था। युद्ध में इसके कई सहायक कार्य थे और यह उसे आश्चर्यजनक रूप से जीतने में भी मदद कर सकता था। उसी समय यह डार्क एनर्जी स्तरीय क्षमता मंत्र इल्यूजन स्पेल जारी करने की पूर्व शर्त थी। रिलीज प्रकार की क्षमता टॉवर, वांग ये एक क्षमता टॉवर पर आए। प्राइमल स्टार के समान यह भी मानव आभासी ब्रह्मांड का एक प्रक्षेपण था। फिर भी वहां अभी भी बहुत तेज दबाव था और ऐसा लग रहा था जैसे आसमान ही हो। ऊपर देखने पर शीर्ष दिखाई नहीं दे रहा था, मानो यह सचमुच बाबेल की मीनार हो। क्षमता टावर बहुत खास था। यह बताना मुश्किल था कि यह असली था या नहीं। यह ऐसा था मानो यह पहली बार में वास्तविक नहीं था, लेकिन भौतिक हो गया। मैं कैसे प्रवेश करूं? वांग ये को पता था कि क्षमता टावरों में प्रवेश के लिए एक सीमा होती है। यदि किसी के पास अपर्याप्त क्षमता है, तो वह प्रवेश करने में असमर्थ होगा। आभासी ब्रह्मांड का प्रक्षेपण बेबेल के वास्तविक क्षमता टावर का केवल 110,000 था। यह 2 और शुरुआती स्तर जोड़ने के बराबर था। वह आगे बढ़ा और बेबेल के एबिलिटी टावर को छू लिया। इसके साथ ही मानो उसने किसी लहर को छू लिया हो, उसका पूरा दिमाग अचानक हिल गया। एक शक्तिशाली सदमे की लहर ने उस पर प्रहार किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसे मानव आभासी ब्रह्मांड से बाहर निकालना चाहती थी। आत्मा कांपने वाला मंत्र, लेकिन यह बहुत मजबूत नहीं था। यह स्वीकार्य सीमा के भीतर था। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने भारी दबाव झेला और आगे बढ़े। वह तीव्र कंपन गायब हो गया और बेबेल के एबिलिटी टावर का अंदरूनी हिस्सा उसकी आंखों के सामने आ गया। उस पर रहस्यमय नक्काशी की परतें उकेरी गईं और बढ़ती ब्रह्मांडीय ऊर्जा उन पड़ी। अनगिनत क्षमता वाले उपयोगकर्ता जो सीखने के लिए यहाँ आए थे, उनकी तरह सावधानीपूर्वक समझ रहे थे और अपनी क्षमता मंत्रों पर अपना नियंत्रण सुधार रहे थे। विशाल साधना जगत ब्रह्मांड के आंतरिक जगत के समान था। इस मीनार पर रहस्यमयी रंग छाए हुए थे। वांग ये को तुरंत वर्चुअल इमेज मंत्र मिल गया जिसे वह विकसित करना चाहता था। लेकिन नहीं, यह सही नहीं है। यह एक भ्रम है। यह बिल्कुल वास्तविक था, लेकिन यह एक भ्रम था। हालांकि यह केवल मानव आभासी ब्रह्मांड की दुनिया थी, फिर भी यह एक भ्रम था। वांग ये ने विचलित करने वाले विचारों से छुटकारा पा लिया और ध्यान केंद्रित किया। अनेक प्रकार के भ्रम थे। एक तो नकली को असली दिखाना था, दूसरा था किसी वास्तविक चीज को और भी अधिक वास्तविक बनाना। सबसे भयानक प्रकार भी था, भ्रम में रहने वाले जानते थे कि यह एक भ्रम था, लेकिन फिर भी वे इससे मुक्त नहीं हो सके। बल्कि वे भ्रम में और भी गहरे डूब सकते हैं, इस हद तक कि वे भ्रम की परतों में इतने गहरे डूब जाते हैं कि उनके पैर कीचड़ में फंस जाते हैं और निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। ऐसी स्थिति से बाहर निकलने का तरीका वास्तव में मुक्ति प्रणाली के 2 सबसे महत्वपूर्ण कौशल थे, नियंत्रण और इच्छाशक्ति। पहला नियंत्रण करने की क्षमता थी, जबकि दूसरा व्यक्ति की इच्छाशक्ति थी। यदि उसकी दृढ़ इच्छाशक्ति स्थिर रही, तो उसकी शक्तिशाली क्षमता भ्रम में दरार डाल सकती है। संक्षेपण मंत्र, बूम। भारी मात्रा में क्षमता एकत्रित हो गई, जिससे भ्रम में एक बड़ी दरार पैदा हो गई। एक पल में सब कुछ गायब हो गया। इस बार वांग ये ने वास्तव में बेबेल के एबिलिटी टावर में प्रवेश किया। तो यह दहलीज है। तभी वांग ये को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह वास्तविक दुनिया में है और उसके पैर जमीन पर हैं। चारों ओर देखने पर पहले से ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन वास्तविकता का एक अतिरिक्त एहसास था। इसकी शक्ति का 10,000वां हिस्सा। वांग ये ने आह भरी। मानव आभासी ब्रह्मांड के एबिलिटी टावर ऑफ बेबेल में केवल 3 स्तर थे। वे टावर के पहले स्तर की वास्तविक क्षमता के 1/10,000वें, 100वें और 100% के बराबर थे। अभी तो वह शुरुआती स्तर पर ही था। अगला स्तर 100 गुना अधिक कठिन होगा। वांग ये ने इसे आजमाया और उम्मीद के मुताबिक असफल रहे। वह भ्रम में नहीं आया और सोल ट्रेम्बल स्पेल द्वारा सीधे काट दिया गया। ऐसा लगता है कि बेबेल के एबिलिटी टावर से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वांग ये ने आह भरी। मार्शल एक स्ट्रीम डोजो और बेबेल का एबिलिटी टावर हमेशा ब्रह्मांड में सभी मनुष्यों के लिए खुला था, लेकिन ऐसी नामांकन आवश्यकता और भी कठिन थी। बेबेल के एबिलिटी टावर की बुनियादी आवश्यकता यह थी कि कॉस्मिक लाइफ फॉर्म को पहले स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए, वास्तविक स्तर पर, न कि मानव आभासी ब्रह्मांड में। एक डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म को तीसरे स्तर में प्रवेश करने में सक्षम होना होगा, जबकि एक सुपरस्टार लाइफ फॉर्म को 5वें स्तर में प्रवेश करना होगा। एक घातीय वृद्धि। और ये तो बस बुनियादी जरूरत थी। आवेदकों को अभी भी कई परीक्षणों और चयनों से गुजरना पड़ा। इसे धीरे और स्थिर रूप से लें। वांग ये ने इसे एक तरफ रख दिया। मानव जाति के 7 सर्वोच्च गुटों में कौन शामिल नहीं होना चाहता था? लेकिन उनमें से केवल 7 थे। उनसे जुड़ना इतना आसान कैसे हो सकता है? वह संपूर्ण ब्रह्मांड में मानवता की शीर्ष प्रतिभाओं का जमावड़ा था। 7 सर्वोच्च गुटों का तो जिक्र ही नहीं, यहाँ तक कि मानव जाति के 18 शीर्ष गुटों में भी प्रवेश करना मुश्किल होगा। आइए पहले खेती करें। वांग ये ने तुरंत उस उत्कीर्ण दीवार को ढूंढ लिया जो आभासी छवि जादू का प्रतिनिधित्व करती थी और खुद को उसमें डुबो दिया। रहस्यमय उत्कीर्ण की परतें क्षमता मंत्र के रहस्यों की व्याख्या करती प्रतीत होती थीं। बेबेल के एबिलिटी टावर के माध्यम से वह अनंत ब्रह्मांड में क्षमता की दुनिया के साथ संवाद कर सकता था। भले ही कोई व्यक्ति मुख्य आभासी ब्रह्मांड में अपनी क्षमता मंत्रों को प्रशिक्षित कर सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बेबेल के एबिलिटी टावर में प्रशिक्षित होता है, तो प्रशिक्षण प्रभाव अलग-अलग होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बेबेल के एबिलिटी टावर ने सबसे बुनियादी संरचना में कदम दर कदम क्षमता मंत्रों को तोड़ दिया है, जिससे इसे समझना और बार-बार सुधार करना आसान हो गया है। चरण 4 संघनन मंत्र की नींव और बेबेल के एबिलिटी टावर में समझ के साथ वांग ये की साधना की गति बढ़ गई। इसमें केवल एक लौकिक दिन से भी कम समय लगा। आभासी छवि मंत्र जे, यह बहुत आसान था। बेबेल के बफ का एबिलिटी टावर बेहद मजबूत था। वांग ये की खेती की गति बढ़ गई। वह एक बार में स्टेज 3 तक भी पहुंच सकता था, हालांकि फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वह परिवर्तन प्रकार की क्षमता वाले टावर की ओर जाने ही वाला था कि अचानक उसे एक संदेश मिला। यह इस समय उसकी मित्र सूची में एकमात्र व्यक्ति था, जी डानली। मुख्य आभासी दुनिया की तीसरी रिंग में क्लाउड फॉरेस्ट कोर्टयार्ड। आओ आओ आओ। वांग ये, मैं आपका परिचय कराता हूँ। जैसे ही जी डानली मुस्कुराया, उसकी आंखें लगभग अदृश्य दरारों में सिमट गईं। ये 2 अच्छे दोस्त हैं जो मैंने हाल ही में बनाए हैं। बाई एन प्लेनेट एनर्जी कंपनी में काम करती है। पैसा कमाने की उसकी क्षमता शीर्ष स्तर की है, मेरी तुलना में बहुत बेहतर है। जहां तक डॉली की बात है, वह हानिरहित लग सकती है, लेकिन जब वह लड़ती है तो बहुत उग्र होती है। वह एक 3 सितारा साहसी है।
बाई एन डॉली, यह वांग ये है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। वह एक स्वनिर्मित व्यक्ति है और वह इतनी कम उम्र में ही सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी के सैन्य रणनीति विभाग में नामांकित हो चुका है। उसका भविष्य असीमित है। हेलो, बाई एन निष्पक्ष और साफ थी। उसका सिर पानी की बूंद के आकार का था और उसके सफेद बाल एक छोटी चोटी में बंधे थे। उन्होंने बहुत ही साधारण कपड़े पहने थे और उनकी हर हरकत से कार्यस्थल के एक संभ्रांत व्यक्ति के स्वभाव का पता चलता था। हेलो, वांग ये ने अपना हाथ हिलाया और विनम्रता से मुस्कुराया। मुझे ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं की गंध क्यों आती है? डॉली बहुत छोटी थी लेकिन उसकी आंखें बहुत बड़ी थीं। जब उसने अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर वांग ये को देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वह दी दुनिया से बाहर आई हो। वह सिर्फ गंध से बता सकती है। क्या वह कुत्ता थी? वांग ये को नहीं पता था कि क्या कहना है। हाँ, वांग ये, उस पर बुरा मत मानना। डॉली को मजाक करना पसंद है। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी का एक शीर्ष छात्र एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू कैसे हो सकता है? जी डैनली दिल खोलकर हंसे। ऐसे लोग हैं, वांग ये ने मन में सोचा। और एक तुम्हारे ठीक सामने खड़ा है। डॉली दिल खोलकर हंसी और वांग ये की ओर सिर हिलाया। मुझे खेद है। यह मेरी पेशेवर प्रवृत्ति है। मैंने बहुत सारे ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं को मार डाला है। हर कोई एक जैसा दिखता है। एक 3 सितारा साहसी बनने के लिए उसे कितने ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं को मारना पड़ा? कम से कम उसे यूमिन के पिता के समुद्री डाकू समूह की तरह एक 3 सितारा ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू समूह को नष्ट करना था। किसी को वास्तव में किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसके आवरण से नहीं करना चाहिए। ठीक है, वांग ये मुस्कुराए और जी डानली की ओर देखा। तो क्या हुआ? आपने मुझे सिर्फ 2 दोस्तों से मिलवाने के लिए यहाँ नहीं बुलाया था, है ना? मेरे पास एक योजना है, जी डैन ने मुस्कुराते हुए और चमकती आंखों के साथ कहा। मुझे मत बताओ कि तुम एक गिल्ड बनाना चाहते हो। बाई एन ने उसकी ओर देखा। जैसा कि भाई को उम्मीद थी। आपने सही अनुमान लगाया। जी डैनली ने उसे एक अंगूठा दिया। डॉली ने हाथ में खंजर घुमाया और मुस्कुराई। आपका मकसद इतना स्पष्ट है कि हर कोई इसे देख सकता है। ठीक है, वांग ये। हाँ, वांग ये ने सिर हिलाया। एक संग क्या था? गायन और नृत्य के लिए एक। चूंकि सब कुछ प्रकाश में है, आप क्या सोचते हैं? जी डानली की प्यारी आंखें आशा से भर गईं। जरूरी नहीं, बाई एन पेशेवर ढंग से मुस्कुराई। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। डॉली ने अपने खंजर से आसानी से खिलवाड़ किया। मैं भी, वांग ये ने कहा। हालांकि वह नहीं जानता था कि संग क्या होता है, अब वह टूट चुका था और उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर वह अपने सोशल नेटवर्क का विस्तार कर सके तो यह फायदेमंद होगा। यह स्पष्ट था कि अन्य 3 कुलीन लोग थे। बाई एन बहुत छोटी थी। इस उम्र में मानव जाति के 18 शीर्ष गुटों में से एक में शामिल होने में सक्षम होने के लिए उसके पास असाधारण व्यावसायिक क्षमताएं होनी चाहिए। डॉली भी वैसी ही थी। 3 सितारा साहसी के रूप में उसका ब्रांड ही काफी था। जहां तक जी डानली की बात है, ऐसा लगता है कि उसे कमतर आंका गया है। पोम्पेई साम्राज्य का यह छोटा मोटा व्यक्ति न केवल डार्क एनर्जी लेवल 8 पर था, बल्कि उसकी क्षमता 9 सितारों तक भी पहुंच गई थी। इसके अलावा डॉली और बाई एन उससे दोस्ती करने को इच्छुक लग रहे थे। यह स्पष्ट था कि उनके पास समर्थक और संसाधन थे। तो यह तय हो गया, जी डानली ने उत्साह से कहा। क्या तय करें? एक गिल्ड बनाने के लिए आपको कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता है। बाई एन ने शिकायत की। हमने अभी तक उनमें से आधे भी एकत्र नहीं किए हैं। क्या पहले से ही 4 नहीं है? इसे धीरे से ले लो। मैं युवा पीढ़ी की कुछ विशिष्ट प्रतिभाओं का चयन करना चाहता हूँ। समय आने पर हम डोमिनियरिंग विजडम गिल्ड का नाम फैलाएंगे। जी डानली मुस्कुराए। पफट, वांग ये इसे रोक नहीं सके। बजना। डॉली का खंजर जमीन पर गिर गया और उसकी आकृति भ्रामक हो गई। वह पहले ही लॉक ऑफ कर चुकी थी। बाई एन का मुंह हिल गया। वह घूमा और चला गया। अलविदा। रुको, मत जाओ, जी डानली ने तुरंत कहा। क्या नाम अच्छा नहीं लगता? इसे किसी और चीज में बदलने के बारे में क्या ख्याल है? अत्याचारी संत गिल्ड के बारे में क्या ख्याल है? या धनवान एओटियन गिल्ड के बारे में? वांग ये ने आह भरी। ऐसा लग रहा था कि थोड़े ही समय में वे जी डानली के संघ के गठन के बारे में भूल सकते हैं। हालांकि दूसरे पक्ष का इरादा वास्तव में अच्छा था। इसके अलावा यह अब उसके लिए बहुत उपयोगी था। यदि वह अधिक मानवीय प्रतिभाओं को जान सके तो वे किसी समय काम आ सकती हैं। वांग ये ने अपने दोस्तों की सूची देखी। जी डैनली अकेली नहीं थी। अब बाई एन और डॉली भी थीं। जल्द ही एक और आयुलौकिक दिन बीत गया। वांग ये की खेती तेजी से आगे बढ़ी। स्तर 4 ब्रह्मांडीय योद्धा 21%। स्तर 6 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता 90%। तूफान समुद्री लुटेरों ने सामान्य मार्ग का अनुसरण नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने कई प्राकृतिक वर्महोल से गुजरते हुए तेजी से यात्रा की। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा जैसी छोटी आकाशगंगा के लिए सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ आमतौर पर इसकी खोज में रुचि नहीं रखते थे क्योंकि इसमें बहुत समय लगता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक युद्ध हुआ था जिसने आकाशगंगा को प्रभावित किया था और अधिकांश वर्महोल नष्ट हो गए थे। इस प्रकार किसी को अकेले ही खोजबीन करनी होगी और वर्महोल खोजने में बहुत समय लगेगा। उतने ही समय में वे अधिक कमा सकते थे और उन्हें भाग्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं थी। शिकार के बिना दिन बहुत उबाऊ होते हैं। वांग ये और टूटू जी एक साथ बैठे और बातचीत की। अगलबगल लड़ने के बाद उनका रिश्ता काफी करीब आ गया था। भाई जी से, जिन्होंने हर जगह यात्रा की थी, उन्होंने मानव ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ सीखा। अलोकप्रिय ज्ञान। ऐसी कई उपयोगी चीजें थीं जो उसके ज्ञान का विस्तार कर सकती थीं। क्या हुआ? क्या तुम्हें लूटने की लत है? टूटू जी ने मजाक उड़ाया। यह सही है, अधिक दानव और शैतान स्टारशिप कब होंगे? वांग ये खरबूजे के बीच चबा रहा था। आप वास्तव में प्राकृतिक रूप से जन्मे ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू हैं। अपना गंजा से रगड़ते हुए टूटू जी खिलखिलाकर हंसे। ऐसा क्यों लगा जैसे टूटू जी उसे कोस रहे थे? आइए प्रतीक्षा करें। दादी बाई अधिक सतर्क हैं। जब तक वह 100% आश्वस्त नहीं हो जाती, तब तक वह कोई कदम नहीं उठाएंगी। टिके रहने का यही एकमात्र तरीका है, टूटू जी ने कहा। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू तेजी से उभरते हैं, लेकिन उससे भी तेजी से मर जाते हैं क्योंकि वे पर्याप्त रूप से नकचढ़े नहीं होते हैं। वे अपने सामने आने वाले किसी भी स्टारशिप को लूट लेते हैं और उन विशेषज्ञों को अपमानित कर देते हैं जिन्हें वे नाराज नहीं कर सकते। फिर भी आप अभी भी ब्रह्मांडीय साहसी लोगों से डरते हैं। वांग ये को अचानक डॉली का ख्याल आया। इसलिए हम केवल राक्षसों और शैतानों को लूटने की पूरी कोशिश करते हैं। इस तरह हमारे पास इनाम नहीं होगा। लेकिन इनाम के बिना हमें 3 सितारा समुद्री डाकू समूह में पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। यह काफी सिरदर्द है, टूटू जी ने कहा। अंततः यह अभी भी किसी की ताकत पर निर्भर करता है। यदि कोई पर्याप्त रूप से मजबूत है तो उसे ब्रह्मांडीय साहसी लोगों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए सिस्टर मिन के पिता को लें। उसने कुछ 3 सितारा ब्रह्मांडीय साहसी लोगों को मार डाला है। वह शराब का एक घूंट लेते हुए आगे बढ़ा। अंत में ब्रह्मांड में जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता है कि किसकी मुट्ठी अधिक मजबूत है। ठीक है भाई, उसने अपना गिलास उठाया। यह सही है, वांग ये ने उसके साथ गिलास मिलाया और शराब पी। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, परिचित हार्न बज उठा। टूटू जी सजगता से उठ खड़े हुए। जब उसने अपना सिर जोर से हिलाया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह तुरंत शांत हो गया और सीटी बजाई। शिकार सामने आ गया है भाई, चलो मार डालो। वांग ये पहली बार इस प्रक्रिया से अपरिचित थे, लेकिन यह दूसरी बार था और वह बहुत शांत थे। दोनों पक्षों की मारक क्षमता स्पष्ट रूप से समान स्तर पर नहीं थी और दूसरे पक्ष को तुरंत दबा दिया गया।
दूसरे पक्ष का मानक परमाणु संचालित स्टारशिप संशोधित तूफान जितना शक्तिशाली नहीं था। ओल्ड जी के अनुसार वे एक असंशोधित ब्रह्मांडीय ताना स्टारशिप को भी मार गिरा सकते थे। झपट्टा मारना। पीछे के केबिन का दरवाजा खुला और हरिकेन पायरेट्स के सभी सदस्य बाहर निकल आए। जब वांग ये ने लिंगलिंग और नैंते को अपने सामने देखा तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। वास्तव में कुछ अच्छा सीखना आसान नहीं था, लेकिन कुछ बुरा सीखना एक सहज और आसान प्रक्रिया थी। हालांकि यह बार पहली बार से अलग था। ब्रह्मांडीय मानव वांग ये ने आगे की लड़ाई देखी और फिर दुश्मन के स्टारशिप पर लोगो देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह उनका पुराना परिचित रेड रिवर कॉस्मिक नेशन नहीं था? हम आत्मसमर्पण करने वालों को नहीं मारेंगे। यूमिन के उग्र लाल बाल उसके कंधों पर अस्त व्यस्त रूप से गिरे हुए थे और उसकी तेज आवाज तारों से भरे आकाश में गुजर रही थी। मेरी गांड सौंप दो। धिक्कार है समुद्री लुटेरों, मैं तुमसे लड़ूंगा। जाना। तुम सब आक्रमण करो। तुरंत ही एक महान युद्ध छिड़ गया। दूसरे पक्ष की कमजोर युद्ध क्षमता के कारण उन्हें तुरंत दबा दिया गया। दादी बाई का निर्णय बहुत सटीक था। चूंकि उसने उन्हें लूटने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह 100% आश्वस्त रही होगी। कैप्टन असाहिको के नेतृत्व में भेड़िया जैसे पहले दस्ते ने मोर्चा संभाला और दुश्मन को घेर कर दिया। पैसा कमाने का अवसर यहाँ है। वांग ये एक तेज तीर की तरह निकला। यदि वह कोई अन्य लौकिक राष्ट्र होता तो उस पर अभी भी कुछ मनोवैज्ञानिक बोझ हो सकता था, लेकिन रेड रिवर कॉस्मिक नेशन, मार डालो। सौभाग्य से इस बार वह अच्छी खासी कमाई कर सका। डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरण के 5 टुकड़ों की कीमत कम से कम 5 कॉस्मिक डॉलर थी। इस बार उन्होंने एक बड़ी मोटी मछली पकड़ी थी। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मुझे मत मारो। अधेड़ उम्र का आदमी जो कुछ देर पहले बहुत घमंडी था, तुरंत डर गया। उसने दया की भीख मांगी। मुझे जीने दो, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगा। बकवास, क्या आपके पास कोई विकल्प है? असाहिको की करीबान उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की गर्दन पर लगी जब उसने अधेड़ को तिरस्कारपूर्वक देखा। उसे मार डालो। दादी बाई की अंधेरी आंखें तेज रोशनी से चमक उठी। नहीं नहीं नहीं। अधेड़ उम्र के आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था। वह घबरा गया और मदद के लिए कमांडर यूमिन की ओर देखा। वह उसे बार बार प्रणाम करता था। यह मेरी गलती है, मैं अज्ञानी था। कृपया मेरी बेकार जिंदगी को बख्श दो। असाहिको ने व्यंग्य किया। मैंने कहा था कि मैं आत्मसमर्पण करने वालों को नहीं मारूंगा। यूमिन उसके पास गया और उसकी ओर उदासीनता से देखा। लेकिन एक बार जब हम लड़ना शुरू कर देंगे तो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यदि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो यह मेरे घायल और मृत भाइयों के साथ उचित नहीं होगा। झपट्टा मारना। इसके साथ ही यूमिन घूम गया और दुश्मन के स्टारशिप की ओर चल दिया। दादी बाई और अंकल फेंग ने पीछा किया। उन तीनों के प्रवेश करने के बाद जैसे ही उसने अपनी करीबान ऊंची उठाई, असाहिको की आंखों में एक क्रूर दृष्टि दिखाई दी। तुम एक भयानक मौत मरोगे, समुद्री डाकू। अधेड़ उम्र के आदमी ने खून जमा देने वाली चीख निकाली। फिर उसका सिर लुढ़क गया। उसके बाएं हाथ पर तारों वाला आकाश कंगन टिमटिमा रहा था। फिर ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं ने उपकरणों को विभाजित करना शुरू कर दिया। वांग ये ने अपने लाभ गिनाए। डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरण के 5 टुकड़े, जिनमें से 2 हथियार थे और अधिक कीमत पर बेचे जा सकते थे। उन्हें डार्क एनर्जी लेवल 2 उपकरण के 16 टुकड़े भी मिले, जिनमें से किसी में भी असीमित विशेषता नहीं थी। उनका मूल्य औसत था। कुल मिलाकर उनकी कीमत 100 मिलियन स्टार पॉइंट के करीब हो सकती है। डार्क एनर्जी लेवल 3 उपकरण अभी भी उसके अधिकांश लाभ के लिए जिम्मेदार है। भले ही मुझे इस बार कोई संभावित अंक नहीं मिले, लगभग फसल 10 कॉस्मिक डॉलर बुरा नहीं है। वांग ये ने रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के स्टारशिप को सोच समझकर देखा। यूमिन और अन्य 2 काफी समय से वहां थे और बाहर नहीं आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ असामान्य था। स्टारशिप के भीतर दादी बाई ने एक टुकड़े को ध्यान से देखा जिसके चारों ओर रहस्यमयी नक्काशी बिखरी हुई थी। उसकी बूढ़ी आंखें चमक उठीं। मैं गलत नहीं होगा। यह प्राचीन युद्ध क्षेत्र के किसी हथियार का टुकड़ा होना चाहिए। उनके उड़ान पथ की जांच करें और देखें कि क्या कोई सुराग है। ठीक है। हरफनमौला अंकल फेंग जल्दी ही व्यस्त हो गए। वह हर पहलू में अच्छा था। सौभाग्य से यंग मिस निर्णायक थी और उसने उसे मारने का आदेश दिया। दादी बाई दयालुता से मुस्कुराई। यूमिन साहसपूर्वक मुस्कुराया। मैं मूर्ख नहीं हूँ दादी बाई। हमारे मन में एक दूसरे के प्रति गहरी नफरत है। मैं बाघ को पहाड़ पर क्यों लौटने दूंगा? क्या मैं इंतजार करूंगा कि वह हमसे बदला लेने के लिए लोगों को बुलाएगा? मुझे अपने भाइयों के लिए जिम्मेदार होना होगा। दादी बाई ने संतुष्टि के साथ कहा, प्राचीन युद्ध क्षेत्र के हथियार के टुकड़े बहुत मूल्यवान हैं। अगर हम उनमें से कुछ पा सकें तो हम अमीर हो जाएंगे। प्रकृति को अपने वेग से चलने दें। यूमिन मुस्कुराया। दादी बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, यंग मिस, आपकी मानसिकता अच्छी है। मिल गया, अंकल फेंग ने गहरी आवाज में कहा। वे लंबे समय से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह हथियार का टुकड़ा यहाँ मिलना चाहिए था, इसलिए वे आसपास खोज रहे हैं। समझा? दादी बाई ने सिर हिलाया। लेकिन यहाँ से प्राचीन युद्ध क्षेत्र के आंतरिक घेरे तक जाने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। यूमिन ने विचार किया। दादी बाई ने कहा, शायद यह महज एक संयोग है, लेकिन हम चारों ओर देखने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ। कमांडर यूमिन जल्द ही बाहर आए और युद्ध की लूट के वितरण की घोषणा की। मानव ब्रह्मांडीय राष्ट्र का एक स्टारशिप स्पष्ट रूप से राक्षसों और शैतानों के स्टारशिप से कहीं अधिक मूल्यवान था। उपकरणों के लाभ को ध्यान में रखे बिना स्टारशिप में अभी भी लगभग 10 कॉस्मिक डॉलर मूल्य की संपत्ति थी, जिसे 10 दस्तों में वितरित किया गया था। वांग ये को 30 मिलियन स्टार पॉइंट मिले, जो कैप्टन टूटू जी से अधिक थे, लेकिन किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। इस लड़ाई में वांग ये ने जिस युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया वह काबिले तारीफ था। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं ने इस महान फसल का जश्न मनाया जबकि यूमिन ने 10 दस्तों के कप्तानों को एक बैठक में बुलाया। वे बहुत रहस्यमय हैं। उन्हें हमारी पीठ पीछे कुछ अच्छा मिला होगा। लिंगलिंग बुदबुदाया। नेता के लिए अधिक प्राप्त करना सामान्य है। यूमिन जैसे बहुत कम कमांडर हैं। नांते ने अपना भाला पहुंचा। कई ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू समूहों में कमांडर को सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है और बाकी उसके अधीनस्थों को दिया जाता है। लिंगलिंग ने नांते की ओर घूर कर देखा। आप हमेशा उसके बारे में अच्छी बातें कहते रहते हैं। क्या आप उसे पसंद करते हैं? क्या तुम पागल हो? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। नांते ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। अचानक उसे कुछ याद आया और उसके हाव भाव बदल गए। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे दिमाग को मत पढ़ो। यदि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है तो आप मेरे मन की बात पढ़ने से क्यों डरते हैं? लिंगलिंग ने अपने हाथ उसके कूल्हों पर रख दिए। इसे कहते हैं लोगों की निजता में ताक झांक करना। नांते ने दांत पीस लिए। वे दोनों फिर से झगड़ने लगे। वांग ये पहले से ही इसका आदी था। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन की स्टारशिप को देखते हुए उन्होंने लिंगलिंग से कहा, उनकी बैठक खत्म होने के बाद मुझे टूटू जी के साथ बातचीत करने का मौका मिलेगा, तब आप उनके दिमाग को पढ़ सकते हैं। ठीक है जीजाजी। लिंगलिंग खुश थी। नांते ने वांग ये की ओर देखा। आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है? वांग ये ने कहा, परेशानी होने से पहले ही उसे रोकना बेहतर है। अधिक जानकारी हमारे लिए बुरी बात नहीं है। नांते ने सिर हिलाया। मुलाकात ज्यादा देर तक नहीं चली। बहुत जल्दी 10 कप्तानों ने स्टारशिप छोड़ दी। कुछ शांत दिख रहे थे, कुछ घबराए हुए थे और कुछ स्पष्ट रूप से उत्साहित दिख रहे थे। चलो भाइयों, चलो स्टारशिप पर वापस चले और जश्न मनाए। टूटू जी ने बहुत अधिक भावना नहीं दिखाई। उन्होंने हमेशा की तरह 10वें दस्ते के लोगों की ओर ताली बजाई और दिल खोलकर हंसे। लौकिक साहसी किसे पड़ी है? लौकिक समुद्री डाकू लौकिक साहसी लोगों से कैसे डर सकते हैं?
रेड रिवर कॉस्मिक नेशन। कुहुन परिवार एक बहुत ही साधारण सा छोटा सा परिवार। उनके क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल केवल 100 मिलियन वर्ग प्रकाश वर्ष था। हालांकि उन्हें लौकिक राष्ट्र में सबसे कमजोर नहीं माना जाता था, उन्हें केवल एक छोटा परिवार ही माना जा सकता था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के खुलने से कुहुन परिवार जैसे कई छोटे परिवारों को मौका मिला। यदि वे एक जीवन ग्रह पर कब्जा करने में सक्षम थे तो उन्हें इसे अपने कॉलोनी ग्रह के रूप में पंजीकृत करने के लिए ब्रह्मांडीय राष्ट्र को रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी। इस प्रकार उनके नियंत्रण में क्षेत्र का विस्तार हुआ। ताशी स्टारफील्ड एक अराजक स्थिति में था और उनके जैसे छोटे परिवार इसमें शामिल होने के योग्य नहीं थे। केवल समय लेने वाली और श्रमसाध्य भूमि पुनर्ग्रहण जिसकी किसी को परवाह नहीं थी, उनके लिए उपयुक्त थी। इसके अलावा कुहुन परिवार के स्टारशिप को कुछ समय पहले एक प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार का टुकड़ा मिला था। ये बहुत अच्छा मौका था। यदि उन्हें पूर्ण विशेषज्ञ हथियार मिल जाए तो वे ऊंची उड़ान भरने में सक्षम हो जाएंगे। हालांकि यह सब अचानक प्रकट हुए ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं द्वारा बर्बाद कर दिया गया था। ये शापित समुद्री डाकू, उन पर इनाम रखें और तुरंत उनका स्थान प्रदर्शित करें। परिवार के नेता कुहुन नुशेंग गुस्से से दहाड़ने लगे। उन कमीनों को मारने के लिए आसपास के ब्रह्मांडीय साहसी लोगों को इकट्ठा करो। लेकिन परिवार के नेता ब्रह्मांडीय समुद्री लुटेरों का पता नहीं चल पाया है। उनका शिकार करना आसान नहीं होगा। वे लालची ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू हैं। वे निश्चित रूप से प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार के टुकड़ों के बारे में सुराग खोजते रहेंगे। वे इस अवसर को नहीं चूकेंगे। कुहुन नुशेंग ने अपने दांत पीस लिए। इनाम और समय सीमा बढ़ाए। अतिरिक्त यात्रा भत्ता प्रदान करें। कुहुन नुशेंग की आंखें आग की लपटों से जल रही थीं। इनाम स्थान सेट करें। अंतरिक्ष साहसी जो स्थान से बहुत दूर हैं, उन्हें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जल्दी करो, बहुत जल्दी। हाँ, परिवार के नेता। तूफान ने बड़े पैमाने पर खोज शुरू की। स्टारशिप के प्रक्षेप पथ का विश्लेषण करने के लिए उन्होंने सीमा निर्धारित की और रडार से क्षेत्र को स्कैन किया। 10 उपलड़ाकू विमान भी बहुत व्यस्त थे। उन्हें हर कोने का पता लगाने की जरूरत थी। वांग ये के लिए यह अलग नहीं था। हमेशा की तरह उसे केवल खेती करने की जरूरत थी। उनका वास्तविक लक्ष्य अभी भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा का केंद्र था। आखिरकार वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर थे, वह स्थान जिसमें सबसे अधिक खजाना हो सकता है। बाहर कुछ भी नगण्य था। 3 लौकिक दिन बाद चक्कना वांग ये का मानस तरंगित हो गया। एक नई सीमा खोली गई जिससे ऊर्जा में जबरदस्त बदलाव आया। उनके तारे के कोर से अनंत प्रकाश उत्सर्जित होता था और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो गया था। स्तर 6 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता। स्तर 7 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता। मध्यम श्रेणी का ब्रह्मांडीय जीवन रूप, उच्च श्रेणी का ब्रह्मांडीय जीवन रूप। उसकी आंखों के सामने रोशनी चमक उठी। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर बदल रहा है, ब्रह्मांड के साथ उसका संबंध घनिष्ठ हो गया है और दुनिया के साथ उसका विलय परिपूर्ण हो गया है। भले ही यह उसका संक्षेपण मंत्र हो या स्थानिक नियंत्रण, समतल बंधन बहुत ढीले हो गए थे। जीवन स्तर की सफलता ने स्वयं ही एक उच्च ऊपरी सीमा ला दी। उसकी साधना की गति बहुत तेज थी। प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक बहुत शक्तिशाली है। वांग ये प्राइमोर्डियल स्टार के बारे में और भी अधिक उत्सुक थे। प्राइमोर्डियल स्टार पर इतनी शक्तिशाली विकास तकनीक किस स्तर की होगी? क्या उसके और प्राइमोर्डियल स्टार के बीच कोई संबंध हो सकता है? क्या वह इसका नाजायज बेटा हो सकता है? मेरी वर्तमान साधना गति के साथ मुझे स्तर 9 के शिखर तक पहुंचने से पहले कोई बाधा नहीं होगी। वांग ये ने प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक का विकास जारी रखा और उनकी सुधार गति अभी भी प्रभावशाली थी। उसका शरीर खाली था और उसका मानस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्यासा था। अन्य 3 लौकिक दिनों के बाद स्तर 7 ब्रह्मांडीय क्षमता उपयोगकर्ता 11%। प्रत्येक ब्रह्मांडीय दिन के लिए उनकी प्रगति में 3% की वृद्धि हुई। सुधार की गति स्तर 4 के ब्रह्मांडीय योद्धा के रूप में उनकी प्रगति से भी तेज थी। अन्य 30 ब्रह्मांडीय दिनों में वह एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में स्तर 8 तक पहुंचने में सक्षम होगा। मेरी ताकत में सुधार करने का समय। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी ताकत के स्तर में सुधार ने उनके विभिन्न क्षमता मंत्रों को और अधिक शक्तिशाली बनाने की अनुमति दी। क्या आप वन हिट स्पेल को अपग्रेड करने के लिए 50,000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। वांग ये ने तुरंत चेतना के क्षेत्र में प्रवेश किया और वन हिट स्पेल की उनकी समझ तेजी से गहन हो गई। यह युद्धक ऊर्जा के संघनन के समान था। संघनन मंत्र द्वारा एकत्र की गई ब्रह्मांडीय ऊर्जा महान शक्ति के साथ बढ़ते हमले में बदल गई। वन हिट स्पेल चरण 2 लगातार 3 लेवल अप। वांग ये ने अपने वन हिट स्पेल को स्टेज 4 तक बढ़ा दिया जिससे उन्हें 7,000 संभावित अंक गंवाने पड़े। इसने संपीड़न और संक्षेपण मंत्रों के साथ साथ सुदृढ़ीकरण प्रणाली के सार को भी संयोजित किया। स्टेज 4 पर पहुंचने के बाद वन हिट स्पेल की शक्ति काफी प्रभावशाली थी। अन्य प्रभावों को शामिल किए बिना भी इसकी आक्रमण शक्ति एक योद्धा के बराबर थी। यदि इसे लड़ाकू ऊर्जा विस्फोट के साथ जोड़ दिया जाए, वांग ये को लगा कि वह एक शुरुआती डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ को भी सेकंडों में मार सकता है। इससे उनके पास पूर्ण आक्रमण शक्ति थी। उपरोक्त नाम वाले शिष्य पूर्व शिष्य थे, फिर भावी शिष्य और फिर मूल्यांकन शिष्य। उस समय कोई मार्शल एक स्ट्रीम डोजो में जा सकता है और वास्तविक मूल्यांकन कर सकता है। यदि वे उत्तीर्ण होते तो वे बाहरी संप्रदाय के शिष्य या आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी बन सकते थे। कुछ को शक्तिशाली अस्तित्वों द्वारा सीधे शिष्यों के रूप में भी लिया गया। क्षमता वाले उपयोगकर्ता पूरी तरह से प्रतिभा से जुड़े होते हैं। प्रतिभा के बिना चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, यह बेकार है। इसके विपरीत योद्धा चीजों को कदम दर कदम एक समय में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। वांग ये मार्शल एक स्ट्रीम डोजो की बड़ी आभासी दुनिया में घूमते रहे। प्रकाश पुंजों से बंद क्यूब्स छोटे कमरों की तरह थे। उनमें कुछ स्वयं खेती कर रहे थे, कुछ पढ़ा रहे थे और कुछ युद्ध कर रहे थे। क्यूब्स को जनता के लिए खुला चुना जा सकता है जिससे कोई भी देख सके। उन्हें बंद भी किया जा सकता है इत्यादि। शक्ति के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुरूप थे। पहला स्तर लगभग सभी ब्रह्मांडीय जीवन रूपों के साथ साथ कुछ डार्क एनर्जी जीवन रूपों का भी था। दूसरे स्तर पर जाने के लिए दूसरे स्तर के अभिभावक को हराना होता था। उसी संदर्भ में यदि कोई दूसरे स्तर के संरक्षक को हरा सकता है तो वह सीधे दूसरे स्तर में प्रवेश कर सकता है। वहां डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ एकत्र हुए। वांग ये को दूसरे स्तर पर जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वह यहाँ व्याख्यान सुनने के लिए नहीं आए थे। वह यहाँ खेती करने आया था। 9Q7 नियंत्रण तकनीक अधिकतर युद्ध ऊर्जा पर आधारित थी। इस बिंदु पर उसने पहले ही अपने ब्रह्मांड स्तरीय स्थानिक नियंत्रण को एक निश्चित स्तर तक बढ़ा दिया था। यदि उसने स्थानिक नियंत्रण को मूल में रखते हुए हमले की तकनीक विकसित की तो वह और भी मजबूत होगा। इसकी तुलना में हालांकि नानते की स्वनिर्मित दानव विनाश भाला तकनीक कच्ची थी, लेकिन इसकी शक्ति महान थी। वांग ये ने मार्शल एक स्ट्रीम डोजो की करीपान तकनीकों की दुनिया में प्रवेश करने का फैसला किया। आसपास का दृश्य बदल गया। दुनिया में जहां करीपान का इरादा व्याप्त था, वहां अनगिनत मानव प्रेत थे। वे या तो समझ में डूबे हुए थे या साधना की स्थिति में थे, हालांकि वे बहुत केंद्रित थे। आकाश में, जमीन पर और पत्थर की दीवारों पर हर जगह करीपान के निशान थे, रहस्यमय नक्काशी के साथ चमक रहे थे। जब तक कोई इसे देख सकता था, यह ठीक था। जितना साफ उतना बेहतर। इसका मतलब होगा गहरा संबंध और अधिक गहन समझ। पहली चीज जो वांग ये ने देखी वह आकाश में रहस्यमयी नक्काशी थी जिसका आकार बिजली के बोल्ट जैसा था। उसके विचार तुरंत आकर्षित हो गए, जैसे कि नीले रंग से बोल्ट। करीपान थामे एक व्यक्ति उसके सामने आया जो करीपान तकनीकों का पूरा सेट प्रदर्शित कर रहा था। सारी जानकारी उसके दिमाग में धागों में भेजी गई और एक ही बार में भर दी गई।
जैसे ही उसे समझ आया, उसका दिमाग पूरी क्षमता से काम कर रहा था। करीपान तकनीकों का एक सेट जो अपराध और बचाव दोनों को संतुलित करता है। चालों में कई विविधताएं थीं और शुरुआती स्तर अपेक्षाकृत जटिल था। इसे चरम तक विकसित करने के लिए बहुत उच्च स्तर के स्थानिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, जो चरण 9 तक पहुंचता है। यह उसके लिए उपयुक्त नहीं था। वांग ये ने खोज जारी रखी। मार्शल एक्सट्रीम डोजो में किसी को सबसे उपयुक्त मार्शल आर्ट खोजने की गारंटी दी गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मार्शल आर्ट थे। अकेले खरबों करीपान तकनीकें थीं जो अनगिनत युगों में ब्रह्मांडीय मनुष्यों के प्रयासों का फल थीं। मुख्य समस्या यह थी कि वह उन सभी को पढ़ नहीं सका। यदि उसे उनमें से एक-एक करके गुजरना पड़े, तो वास्तव में उसे पूरा जीवन लग जाएगा। मार्शल एक्सट्रीम डोजो की सलाह थी, जब तक आप इसके शौकीन हैं, तब तक यह ठीक है। उन्हें पूर्णता का बहुत अधिक प्रयास नहीं करना चाहिए। वांग ये ने अपने लिए एक ब्रह्मांडीय दिन की समय सीमा निर्धारित की थी। वह करीपान तकनीकों को उच्चतम अनुकूलता के साथ संकलित करेगा जो उसे किसी ब्रह्मांडीय दिन में मिल सकती है। फिर विभिन्न करीपान तकनीकों की विशेषताओं के अनुसार वह उसे चुनेगा जो उसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। भले ही तकनीक मजबूत हो या कमजोर, जितनी जल्दी हो सके खेती शुरू करना सही रास्ता था। यह बात है, वांग ये ने अपना निर्णय लिया। कष्ट देने वाली करीपान तकनीक, ब्रह्मांडीय स्तरीय करीपान तकनीक। मार्शल एक्सट्रीम डोजो का मूल्यांकन, यह एक भटकते हुए ब्रह्मांडीय साहसी द्वारा बनाई गई एक ब्रह्मांडीय स्तरीय तकनीक है। यह उन ब्रह्मांडीय योद्धाओं के लिए उपयुक्त है जिनके पास युद्ध ऊर्जा और स्थानिक नियंत्रण में एक निश्चित आधार है। ऊपरी सीमा अधिक नहीं है और निचली सीमा कम नहीं है। समग्र मूल्यांकन, औसत से ऊपर। ब्रह्मांडीय स्तर का औसत से ऊपर होना काफी सामान्य लग रहा था, लेकिन वह मार्शल एक्सट्रीम डोजो की मूल्यांकन प्रणाली में था। यदि यह मून वेब पर होता, तो निम्न श्रेणी की ब्रह्मांडीय स्तरीय सेबर तकनीक भी पहले से ही एक सुपर सेबर तकनीक होती। वांग ये ने पूरे ब्रह्मांडीय दिन के लिए करीपान तकनीकों को ब्राउज किया। हालांकि करीपान दुनिया में उनमें से कई थे, उच्चतम समग्र रेटिंग केवल उच्च श्रेणी थी। ऐसा नहीं था कि बेहतर करीपान तकनीकें नहीं थीं, लेकिन यह बहुत संभव था कि किसी को उच्च श्रेणी का लौकिक नागरिक या कम से कम डोजो का भावी शिष्य होने की आवश्यकता होगी। बेशक उच्च श्रेणी की करीपान तकनीकें अच्छी थीं, लेकिन उन्हें विकसित करना अक्सर अधिक कठिन होता था और बहुत सारे चरण होते थे। यदि वांग ये उच्च श्रेणी की करीपान तकनीक विकसित करना चाहते हैं, तो उन्हें अधिक प्रयास करना होगा। इसके अलावा वह जितना अधिक खेती करेगा, स्थानिक नियंत्रण की आवश्यकता उतनी ही अधिक होगी। वास्तव में चरम तक खेती करना बहुत कठिन होगा। खुद को ऐसी स्थिति में डालने के बजाय एक उच्च मध्यम वर्ग की करीपान तकनीक का चयन करना बेहतर था जिसे चरम तक विकसित किया जा सके और जिसमें अच्छी शक्ति हो। पीड़ादायक करीपान तकनीक में 5 रूप शामिल थे। पहले फॉर्म में कुल 9 चालें थीं। उन्हें चरण 3 युद्ध ऊर्जा, चरण 1 स्थानिक नियंत्रण और एक ब्रह्मांडीय स्तर 4 योद्धा की शारीरिक शक्ति के साथ उजागर किया जा सकता है। दूसरे फॉर्म में कुल 18 चालें थीं। उन्हें चरण 4 युद्ध ऊर्जा, चरण 2 स्थानिक नियंत्रण और एक ब्रह्मांडीय स्तर 6 योद्धा की शारीरिक शक्ति के साथ उजागर किया जा सकता है। पांचवें फॉर्म में कुल 45 चालें थीं। उन्हें चरण 7 युद्ध ऊर्जा, चरण 5 स्थानिक नियंत्रण के साथ मुक्त किया जा सकता है और इसके लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होती है जो एक ब्रह्मांडीय योद्धा से अधिक हो। तकनीक वहीं खत्म हो गई। हालांकि वांग ये को लगा कि तकनीक को छठे और यहां तक कि 7वें रूप को विकसित करने के लिए जारी रखा जा सकता था, बस इतना ही। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि 5वें रूप में पहले से ही शारीरिक शक्ति की आवश्यकता थी जो एक ब्रह्मांडीय योद्धा से अधिक थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि निर्माता की क्षमता सीमित थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि बहुत अधिक संभावनाएं थीं। आखिरकार करीपान तकनीकों के इस सेट के निर्माता का कोई नाम भी नहीं था। दूसरे पक्ष को केवल एक भटकते हुए ब्रह्मांडीय साहसी व्यक्ति के रूप में लेबल किया गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि दूसरा पक्ष पहले ही मर चुका होगा। ब्रह्मांड में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं थी। एक योद्धा के पद पर कोई तभी सच्चा राजा होगा यदि वे अंत तक मजबूती से पैर जमा कर चलें। उसकी दुनिया में हजारों बार समय बीत गया और उसने जल्दी से खेती की और समझ लिया। दुखदाई करीपान तकनीक में धीरे धीरे सुधार हुआ। ज्ञान झरने के पानी की तरह बहता रहा, तकनीक की उनकी समझ को लगातार पोषित और उन्नत करता रहा जब तक कि वह अपने चरम पर नहीं पहुंच गई। कृष्ण पहुंचाने वाली करीपान तकनीक, चरण 1, चरण 2। क्या आप पीड़ादायक करीपान तकनीक को उन्नत करने के लिए 150000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। तकनीक को लगातार 3 चरणों में अपग्रेड करने से वन हिट स्पेल के समान संभावित बिंदुओं की खपत होती है। अंत में कृष्ण देने वाली करीपान तकनीक चरण 4 पर रुक गई। प्रत्येक चरण का सुधार एक और रूप को समझने के बराबर था। इस प्रकार चरण 4 ने वांग ये को चौथे रूप की शक्ति को पूरी तरह से उजागर करने की अनुमति दी, जो उसकी वर्तमान सीमा भी थी। 5वें रूप को उजागर करने के लिए उसके पास अभी भी युद्ध ऊर्जा, स्थानिक नियंत्रण और शारीरिक शक्ति की कमी थी। भले ही पीड़ादायक सेबर तकनीक की ऊपरी सीमा अधिक नहीं थी, अगर वह वास्तव में इसे सीखना जारी रखना चाहता था, तो उसे इसे सीमित करने के लिए अपने संभावित बिंदुओं का उपयोग करने की आवश्यकता थी। कम से कम अभी के लिए वह काफी मजबूत था। एक पर एक स्थिति में किसी को भी तूफान समुद्री डाकू के सबसे मजबूत सदस्य अंकल फेंग को आसानी से हराने में सक्षम होना चाहिए। वांग ये को अपनी वर्तमान ताकत पर पूरा भरोसा था। अगर उसे किसी भी खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़े तो भी वह अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा। ब्रह्मांड में एक सफेद ब्रह्मांडीय ताना फाइटर जेट प्रकाश की सफेद धारा की तरह उड़ गया। फाइटर जेट पर किसी ब्रह्मांडीय राष्ट्र के प्रतीक नहीं थे, बल्कि सितारों का एक समुद्र था। तारों के समुद्र के ऊपर 2 सितारे चमके, कुछ हद तक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं के समान, लेकिन विपरीत अर्थ के साथ। ये 2 सितारा साहसी लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं के प्राकृतिक दुश्मन हैं। यह एक लौकिक साहसी व्यक्ति की स्टारशिप थी। यह पाया, वोगलेन ने लड़ाकू जेट को कुशलता से नियंत्रित किया, तूफान पर ताला लगा दिया और तुरंत हमला शुरू कर दिया। बूम बूम, उसे अपना शिकार मिल गया था। 2 सितारा ब्रह्मांडीय साहसी और मध्यवर्ती डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ के रूप में वोगलेन ने कुहुन परिवार के इनाम मिशन को स्वीकार कर लिया था। एक ओर इनाम काफी था और दूसरी ओर वह पास में था। उन्होंने मिशन विवरण पर एक मोटी नजर डाली थी। भले ही वह बहुत प्रतिशत आश्वस्त न हो, फिर भी वह 95% आश्वस्त था। उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि डार्क एनर्जी स्तर के केवल 2 या 3 पावर हाउस थे। भले ही उसी स्तर का कोई डार्क एनर्जी लेवल विशेषज्ञ था, उसके हाथों अनगिनत 2 सितारा समुद्री डाकू मारे गए थे। बूम, फाइटर जेट ने अपने लक्ष्य पर निशाना साधा। तूफान जोर से हिला और इसकी उड़ान की गति बहुत कम हो गई। हमले की पहली लहर में पहल खो देने के बाद इसे रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। गड़गड़ाहट, केबिन का दरवाजा धीरे से खुला। कॉस्मिक वार्प फाइटर जेट उसी समय रुक गया। वोगलेन चांदी का कवच पहने और चांदी का भाला पकड़े हुए आकाश में दिखाई दिए। जैसे ही हरिकेन के केबिन का दरवाजा खुला, चांदी का भाला जबरदस्त ताकत के साथ नीचे गिरा। ब्रह्मांडीय विकृत और लड़ाकू ऊर्जा का विस्फोट हुआ। भाले की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसने एक ही बार में कई ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं को मार डाला। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए और यहाँ तक कि इस गोली से केबिन का दरवाजा भी लगभग नष्ट हो गया। डार्क एनर्जी लेवल विशेषज्ञ के मजबूत शरीर ने ऐसा महसूस कराया जैसे कोई राक्षस उतर आया हो। आप मौत को दावत दे रहे हैं। सबसे पहले बाहर आने वाले दूसरे दस्ते के कप्तान क्योइशुन थे। हालांकि जैसे ही वह वोगलेन से टकराया, उसके चारों ओर का ब्रह्मांड तरंगित हो गया और उसका सिर उड़ गया। तत्काल मारा। चरम ब्रह्मांडीय स्तर 9 के योद्धा के रूप में उनके पास समृद्ध युद्ध का अनुभव था।
हालांकि जब एक वास्तविक ब्रह्मांडीय साहसी व्यक्ति का सामना हुआ तो उसकी रक्षा कागज की तरह थी। वह एक चाल में हार गया। उसे मार डालो। शापित ब्रह्मांडीय साहसी। लौकिक समुद्री डाकू एक के बाद एक आक्रमण करते रहे। अपने भाले के साथ अकेले वोगलिन ने अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं दिखाया। भाला हिल गया और संपूर्ण ब्रह्मांड भी हिलता हुआ प्रतीत हुआ। फिर भाले की नोक चमकी और जल्द ही समुद्री डाकू उसकी दुनिया में आ गए। ची ची ची। बढ़ती हुई शक्ति ने उन ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं को कुचल दिया जो भागने की कोशिश कर रहे थे। बूम। उग्र लाल बालों का एक सिर दिखाई दिया। यूमिन की आंखें चमकीली थीं और उसकी हमले की गति बेहद तेज थी। वह जानती थी कि इस बार उसे एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा है। हालांकि चूंकि वह प्राचीन युद्ध क्षेत्र के अवशेष हथियारों की खोज के लिए पीछे रुकी थी, इसलिए उसे इस तरह के जोखिम की उम्मीद थी। उसकी चरण 6 की युद्ध ऊर्जा तुरंत उभर आई और उसकी तलवार का हमला तेज था। वोगलिन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उसने अपना भाला घुमाया और तुरंत हमले को विफल कर दिया। उसके मजबूत शरीर ने फिर उसे दबा दिया और भाले के इरादे ने भयंकर ज्वाला की तरह यूमिन को अपनी चपेट में ले लिया। बजना असाही को प्रकट हुए। स्टारशिप के सबसे मजबूत कप्तान ने दबंग आभा के साथ वोगलिन पर हमला किया। उसका शरीर और ताकत प्रभावशाली थी और उसकी आंखों में पूर्ण आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था क्योंकि उसने यूमिन की रक्षा की थी। उसी समय अंकल फेंग एक भूत की तरह यूमिन के पीछे दिखाई दिए। मैं ठीक हूँ। प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है। आइए एक साथ हमला करें, यूमिन ने गंभीरता से कहा। ठीक है। अंकल फेंग और यूमिन ने असाहिको के साथ वोगलिन पर हमला किया। तूफान पर 3 सबसे मजबूत लोग हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए। वे अपने संख्यात्मक लाभ पर भरोसा करके परेशानी भरे ब्रह्मांडीय साहसी को एक झटके में हराना चाहते थे। हालांकि वोगलिन अभी भी शांत था। चांदी के भाले से उसकी रक्षा कड़ी थी और प्रत्येक लहर के साथ उसके पलटवार उग्र होते गए। 3 लोगों के हमले के तरीकों को समझने के बाद उसने धीरे-धीरे बढ़त हासिल कर ली। वोगलिन गंभीर हो गया। अपने चांदी के भाले के झटके से उसने ब्रह्मांड को 2 भागों में विभाजित कर दिया। वांग ये के हमले ने तुरंत तारों से भरे आकाश को चीर दिया। उनका शरीर आश्चर्यजनक विस्फोटक शक्ति और गति के साथ टूटते तारे जैसा था। उनकी युद्ध ऊर्जा तुरंत अपने चरम पर पहुंच गई और उनकी आभा ने तुरंत उनके प्रतिद्वंद्वी को अभिभूत कर दिया। बूम। बहुत मजबूत। यूमिन की खूबसूरत आंखें चौड़ी हो गईं। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वांग ये इतना शक्तिशाली था। इसकी कल्पना करना कठिन था। अंकल फेंग की आंखें चमक उठीं। वे बच गए। एक बार वांग ये ने एक चाल चली तो उन्हें पता चल गया। वांग ये ने अपनी नई पीड़ादायक करीपान तकनीक को आजमाया और पहली बार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। तीनों पहलुओं ने उसकी क्षमता मंत्र के साथ सहयोग करते हुए एक शक्तिशाली हमले में संयुक्त रूप से काम किया। वह वोगलिन के साथ लड़ाई में उलझ गया था। धमाका, धमाका, धमाका। वे एक दूसरे को तब काटते थे जब जगह टूटती थी और ओवरलैप होती थी। पूर्ण शक्ति की लड़ाई में वांग ये की युद्ध क्षमता वोगलिन से कमतर नहीं थी। करीपान प्रकाश ने भाले की छाया को दबा दिया, लेकिन जल्द ही भाले की छाया ने पहल की। अगले ही पल वांग ये की करीपान तकनीक फिर से मजबूत हो गई। स्टेज 4 वन हिट स्पेल। संक्षेपण मंत्र एकत्रित हुआ और संपीड़न मंत्र फूट पड़ा। इस हमले में वांग ये का आक्रमण चरम पर पहुंच गया। बूम। करीपान ने भाले की छाया की रक्षा को चकनाचूर कर दिया। द्वितीय पूत। यह पहली बार था जब वोगलिन घायल हुआ और वह पीछे हट गया। आसपास की ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक बार फिर संक्षेपण मंत्र द्वारा एकत्र की गई और पीड़ादायक करीपान तकनीक का दूसरा रूप सामने आया। वांग ये के हमले ने फिर से बढ़त हासिल कर ली। उसने अपनी युद्धक ऊर्जा एकत्रित की और उसके दोहरे करीपानों के माध्यम से वन हिट स्पेल को एक बार फिर से उजागर किया गया। चौंकाने वाली आभा ने वोगलिन को, जिसे एक बार हार का सामना करना पड़ा था, थोड़ा भद्दा बना दिया। प्रतिद्वंद्वी की ताकत अथाह थी। धत तेरी के। कोहुन परिवार की जानकारी गलत थी। इस समुद्री डाकू समूह में एक विशेषज्ञ छिपा हुआ था। दौड़ना। वोगलिन भागना चाहता था, लेकिन वांग ये की आकृति अचानक सभी दिशाओं में दिखाई दी और उसकी भयानक आभा ने उसे घेर लिया। बकवास, एक भ्रम। आभासी छवि मंत्र। बूम। उसी समय सोल ट्रेम्बल स्पेल फूट पड़ा। वोगलिन जोर से कांपा, उसका शरीर कांप रहा था। इसके बाद वांग ये का हमला आसमान से उतरा और दर्द पैदा करने वाली करीपान तकनीक के तीसरे रूप की शक्ति तेजी से अधिक शक्तिशाली थी। इस बिंदु पर उनकी शारीरिक शक्ति पहले से ही डार्क एनर्जी स्तर के करीब थी। यह उसकी लड़ाकू ऊर्जा और स्थानिक नियंत्रण के साथ विलीन हो गया, जिससे वह बेहद दबंग बन गया। बूम, बूम, बूम। वांग ये के 4 हमले एक ही समय पर हुए। वोगलिन ने दहाड़ लगाई और हमले को रोकने के लिए अपना चांदी का भाला घुमाया। एक पल में चारों वांग ये हवा में गायब हो गए। वोगलिन का दिल तेजी से धड़कने लगा और घबराहट में अपना सिर उठाते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तलवारें टूट कर गिर पड़ी। बूम। वांग ये के पास अपनी जुड़वां करीपानें थीं और वह अजय था। खून बिखरा हुआ था। वोगलिन मर चुका था। वांग ये जीत गए। वह सचमुच जीत गया। सभी ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उनके दिल जोर-जोर से धड़कने लगे। पहले दस्ते के कैप्टन असाहिको के मारे जाने के बाद कमांडर यूमिन की हार हुई और अंकल फेंग गंभीर रूप से घायल हो गए। वे पहले से ही हताश थे और भागने के लिए तैयार थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग ये कहीं से भी प्रकट होंगे और इस शक्तिशाली 2 सितारा ब्रह्मांडीय साहसी को मार डालेंगे। शांत रहने का क्या मतलब था? एक छिपा हुआ विशेषज्ञ क्या था? यह था वांग ये ने 2 डकैतियों के दौरान अपनी असली ताकत का खुलासा नहीं किया। 10 दस्ते के अलावा अन्य दस्तों को उसके अस्तित्व की भनक तक नहीं लगी। यह सोचने के लिए कि वह, जो हमेशा बहुत कम महत्वपूर्ण था, इतनी चौंकाने वाली ताकत छिपा रहा था। जिस 2 सितारा साहसी व्यक्ति को उसने अभी-अभी मारा था, वह कम से कम एक मध्यम श्रेणी का डार्क एनर्जी लाइफ फॉर्म था। धन्यवाद। यूमिन ने अपने घायल शरीर को खींच लिया और खड़ी हो गई। वांग ये को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उस दिन की उसकी दयालुता आज उसकी जान बचा लेगी। दादी बाई की अभिव्यक्ति जटिल थी। जब यूमिन ने वांग ये को बचाया था तब वह इसके काफी खिलाफ थी। वास्तविकता ने साबित कर दिया कि युवा मिस को अच्छे काम करने के लिए स्वर्ग से आशीर्वाद मिला था। वह थी जो बहुत संकीर्ण सोच वाली थी। आपका स्वागत है। वांग ये ने उसकी मदद की और अंकल फेंग की ओर देखा। वह गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। ब्रह्मांड में जब तक कोई मरा नहीं है, उसे बचाया जा सकता है। समुद्री लुटेरों के नियमों के अनुसार मुझे इस आदमी की चीजें ले लेनी चाहिए ना? वांग ये ने मृत वोगलिन और उसके स्टारशिप की ओर इशारा किया। बिल्कुल। यूमिन मंद-मंद मुस्कुराया। ठीक है, तो आपको पहले आराम करना चाहिए और ठीक होना चाहिए। यूमिन ही वह व्यक्ति था जो आमतौर पर प्रवेश करता था, लेकिन इस बार उसकी बारी थी। यह अवर्णनीय रूप से अच्छा लगा। लौकिक समुद्री डाकुओं की ईर्ष्यालु निगाहों के तहत वांग ये ने अकेले प्रवेश किया। अंदर की हर चीज उसके लिए आंखें खोलने वाली थी। मशीनरी सटीक और अच्छी तरह से सुसज्जित थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसकी तुलना फटे हुए तूफान से की जा सके। एक विशिष्ट स्टारशिप। एक कॉस्मिक फाइटर जेट की कीमत मानक स्टारशिप की लगभग 50-60% होती है। इसे संशोधित किया गया है और इसके हथियारों को मजबूत किया गया है, इसलिए इसकी कीमत मानक कॉस्मिक वार्प स्टारशिप से अधिक होनी चाहिए। वांग ये ने फाइटर जेट के आसपास खोजबीन की। यह मूल रूप से कुछ दैनिक आवश्यकताओं से भरा हुआ था, जिसमें सभी प्रकार के ऊर्जा क्रिस्टल, औषधि और ऊर्जा स्रोत शामिल थे। हालांकि उनमें से बहुत कुछ नहीं था। फाइटर जेट एक क्वांटम कंप्यूटर से लैस था जो स्वचालित रूप से पायलट, हमला और दैनिक गतिविधियों को अंजाम दे सकता था।
ब्रह्मांडीय साहसी लोग काफी अकेले होते हैं। वांग ये ने चारों ओर देखा। हालांकि फाइटर जेट बड़ा नहीं था, लेकिन वह स्टारशिप की तुलना में ही था। आंतरिक सुविधाएं, स्थान और अन्य सभी पहलू उसे नैन्ते और लिंगलिंग को पर्याप्त रूप से समायोजित कर सकते हैं। यह वास्तव में हरिकेन पायरेट्स को छोड़ने का एक अच्छा अवसर था। अब उसके पास अपनी रक्षा करने की ताकत थी और वह पहले ही चिमिंग परिवार का क्षेत्र छोड़ चुका था। दो सितारा साहसी को मारने से हुई उसकी कमाई भी उसकी शुरुआती पूंजी हो सकती है और इसमें कॉस्मिक वार्प स्टारशिप की भी गणना नहीं की गई थी, जिसकी कीमत 10,000 कॉस्मिक डॉलर थी। लेकिन वह अभी भी आकाशगंगा में गहराई तक जाना चाहता था। उसे वहां अधिक लाभ मिल सकता था। आइए अन्य दो लोगों से उनकी राय पूछें। वांग ये जल्दी में नहीं थे। वोगलेन के भंडारण स्थान में काफी कुछ टुकड़े थे। एक काले मुड़े हुए प्राचीन टुकड़े ने वांग ये का ध्यान खींचा। इसमें अत्यंत शक्तिशाली शक्ति थी और इस पर कुछ जटिल रहस्यमयी नक्काशी थी। वांग ये के दिमाग में कुछ शब्द तुरंत प्रकट हुए। प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार का टुकड़ा। एक और टुकड़ा। इसका क्या मतलब है? वांग ये गहरी सोच में थे। कुछ समय पहले यूमिन ने एक टुकड़ा प्राप्त किया था और अब उसने दूसरा प्राप्त किया था। हालांकि कई टुकड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या इतने कम समय में दो को ढूंढना संभव था? यह हो सकता है। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि यह क्षेत्र कभी प्राचीन युद्ध क्षेत्र का हिस्सा था? वह निश्चित नहीं था। मौका मिलने पर वह इसकी जांच करेगा। तूफान समुद्री लुटेरों को मौके पर ही पुनर्गठित किया गया। ओल्ड जी के नेतृत्व में रखरखाव कर्मचारी काफी प्रभावशाली थे। आखिरकार ओल्ड जी जेयूटियन हेवी इंडस्ट्री कंपनी में प्रथम श्रेणी का रखरखाव कर्मचारी था। उसने तुरंत तूफान की मरम्मत की और यह पहले से अलग नहीं था। यूमिन के अनुरोध के बाद वांग ये का कॉस्मिक वॉर्ड फाइटर जेट तूफान में ड्रॉप किया गया। इसे संशोधित करने के लिए अभी भी कुछ समय की आवश्यकता थी, विशेष रूप से सहायक कंप्यूटर जो मुख्य नियंत्रण का प्रभारी था, जिसे रीसेट करना पड़ा। वांग ये को यह भी सीखने की जरूरत थी कि इसे ठीक से कैसे नियंत्रित किया जाए। तूफान के मुख्य नियंत्रण कक्ष में। कृपया बैठिए। चोटों से उबरने के बाद यूमिन काफी बेहतर स्थिति में थी। उसके लाल बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। वह एक ऊंची कुर्सी पर अपने मजबूत लंबे पैरों को मोड़कर बैठी थी। वह स्वाभाविक और अनियंत्रित लग रही थी। वांग ये ने चारों ओर देखा और बैठ गए। उन्हें इस तरह के वीआईपी ट्रीटमेंट की आदत नहीं थी। हमें बचाने के लिए धन्यवाद। जब यूमिन ने वांग ये को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं। आप मुझे पहले ही एक बार धन्यवाद दे चुके हैं, वांग ये ने कहा। यूमिन ने सिर हिलाया। मैं अपने भाइयों की ओर से आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। यदि आप यहाँ नहीं होते तो मुझे डर है कि हमें से कोई भी बच नहीं पाता। यह कुछ भी नहीं है। अब किसी का किसी पर कुछ भी बकाया नहीं है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? यूमिन ने पूछा। तुम्हारी ही तरह, वांग ये ने कहा। पैसे कमाएं। यूमिन ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। वांग ये ने सिर हिलाया। चूंकि हम पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए हमारे लिए खाली हाथ लौटने का कोई कारण नहीं है। मुझे उम्मीद है कि जाने से पहले मैं प्राचीन युद्ध क्षेत्र में भाग्य बना लूंगा। तुम सच में लालची हो। यूमिन की मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। उनमें एक महिला नायक की स्वतंत्र और सहज हवा थी, लेकिन उन्होंने अपना स्त्री आकर्षण नहीं खोया। हम जितनी गहराई में जाएंगे, यह उतना ही खतरनाक हो सकता है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? यदि आप नहीं डरते तो मुझे किससे डरना चाहिए? वांग ये ने चिढ़ाया। यूमिन ने उसे घूर कर देखा। तब मैं अपने वे भाई से मिल पाऊंगा। मेरे लिए अपनी सुरक्षा करना कोई समस्या नहीं है। ध्यान से सोचो। मुझे साथ लाओ। वांग ये ने संकोच नहीं किया। यूमिन ने अपने लाल होंठ भींचे और सिर हिलाया। समुद्री लुटेरों के अपने नियम हैं। अगर मैं ब्रदर 16 की स्टारशिप में शामिल होता हूँ तो यह मेरे ऊपर निर्भर नहीं होगा। अगर मैं आपकी मदद करना भी चाहूँ तो वह तब तक सहमत नहीं होगा जब तक मैं उसका जीजा न बन जाऊं। वांग ये हंसे। क्या बकवास? वन मतलब जब तक आप असाहिको का पद नहीं लेते और तूफान समुद्री डाकू के प्रमुख कप्तान नहीं बन जाते। यूमिन का चेहरा लाल हो गया। क्या ऐसा है? तो फिर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। वांग ये ने संकोच नहीं किया। हालांकि यूमिन को पहले से ही उत्तर पता था, फिर भी वह थोड़ी निराश दिख रही थी। उसे अचानक वांग ये की बात याद आ गई और उसने नजरें चुरा लीं। यदि आपको वास्तव में सुरक्षा की आवश्यकता है तो कोई भी आपके अनुरोध पर सहमत हो सकता है। किस बात से सहमत? वांग ये स्तब्ध रह गए और फिर अचानक समझ गए। क्या लौकिक समुद्री डाकू इतने प्रत्यक्ष थे? उसने ही उसकी जान बचाई थी और वह पहले से ही खुद को उसके प्रति समर्पित करना चाहती थी। एक नकली शादी? यूमिन ने घबराते हुए कहा। मेरा मतलब नकली किस्म से है। धन्यवाद। वांग ये ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। सभी अच्छी चीजों का अंत होना ही चाहिए। हम अलग होने के लिए बने हैं। भले ही हम आकाशगंगा में अलग न हों, लेकिन आकाशगंगा छोड़ने के बाद हम अलग हो जाएंगे। हाँ। यूमिन ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया और वांग ये की ओर देखा। चाहे कुछ भी हो, आप तूफान समुद्री डाकुओं के मित्र हैं। आपको एक मित्र के रूप में पाकर खुशी हुई। मैं भी। केबिन के अंदर। यह कैसे हुआ? नानते ने झट से पूछा। कुछ खास नहीं। यूमिन मुझे भर्ती करना चाहता है, वांग ये ने कहा। उसके सपनों में लिंगलिंग ने सफेद पोशाक पहनी हुई थी और वह नंगे पैर थी। मेरा जीजा शक्तिशाली है और सैन्य रणनीति विभाग में एक शीर्ष छात्र है। उसे भर्ती करने के लिए उसके पास क्या है? एक मुहर। फिर उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। वह अपने जीजा को भी अच्छी तरह जानती थी। एक आदमी का मुँह बेकार था, लेकिन एक औरत का मुँह, खासकर एक खूबसूरत औरत का मुँह, यह बहुत उपयोगी था। जीजाजी, मुझे मत बताओ कि आप सहमत हैं। लिंगलिंग वांग ये के दिमाग को पढ़ना चाहती थी, लेकिन एक अदृश्य इच्छाशक्ति ने उसे रोक दिया था। वह चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। धत तेरी के। उसका जीजा अब उससे सावधान था। नहीं, जब वांग ये ने लिंगलिंग की अभिव्यक्ति देखी तो उसे पता चला कि वह फिर से रेटेड चीज के बारे में सोच रही थी। ब्रह्मांडीय समुद्री डाकुओं में शामिल होना केवल एक अस्थायी उपाय है। भले ही मैं ब्रह्मांडीय नागरिकता खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमा लूं, फिर भी मैं कोई उपलब्धि अंक अर्जित नहीं कर पाऊंगा। पैसा, लौकिक नागरिकता और उपलब्धि बिंदु। ब्लू प्लेनेट खरीदने के लिए ये तीनों अपरिहार्य थे। कम से कम आप खूबसूरती से बेवकूफ तो नहीं बने। लिंगलिंग ने हल्की सी फुनकार मारी। उसका चेहरा खुशी से भर गया। वांग ये ने उसकी ओर अपनी आंखें घुमाई। यह सिर्फ इतना है कि हम पहले से ही आकाशगंगा की बाहरी पहुंच से बहुत दूर हैं। हालांकि आगे कई जीवन ग्रह हैं, कोई भी ब्रह्मांडीय राष्ट्र उन्हें नियंत्रित नहीं करता है। हम डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण नहीं बेच सकते हैं। दरअसल कोई जल्दी नहीं है। नानते ने ऊपर देखे बिना गंभीरता से अपने हाथ में भाला पहुंच लिया। आप सबसे अधिक चिंतित हैं। लिंगलिंग ने उसकी ओर देखा और उसका उपहास किया। आप कहते रहते हैं कि आप भाले की दुनिया देखने के लिए मार्शल एक सुप्रीम डोजो जाना चाहते हैं। आप जुआ खेलने के लिए वीज सुप्रीम कैसीनो भी जाना चाहते हैं। आप अभी भी बिल्कुल भी जल्दी न होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? सौभाग्य से वह सेक्स का प्रयास नहीं करना चाहता था। वांग ये ने मन में सोचा। नानते की गर्दन लाल हो गई। उन्होंने जवाब दिया, क्या आप नहीं चाहते? वह कौन था जिसने कहा कि वह जीवन का आनंद लेने के लिए मुख्य आभासी दुनिया में जाना चाहती थी? वह कौन था जिसने कहा कि वह बेबेल के एबिलिटी टावर को चुनौती देना चाहती थी? यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। इसमें गलत क्या है? लिंगलिंग अपने कूल्हों पर हाथ रखकर बिस्तर पर खड़ी थी। कम से कम मैं ईमानदार हूँ। मैं वही कहता हूँ जो मेरे मन में है। दोनों को फिर से झगड़ते हुए देखकर वांग ये चुपचाप बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। उन्हें काफी देर तक बहस करनी होगी। वह कॉस्मिक वार्प फाइटर जेट की ओर बढ़ गया।
ओल्ड जी के नेतृत्व में रखरखाव टीम अभी भी संशोधन पर काम कर रही थी। जब उन्होंने वांग ये को देखा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। हरिकेन पायरेट्स में उनकी स्थिति बदल गई थी। प्रगति कैसी है ओल्ड जी? वांग ये ने पूछा। अगले 3 ब्रह्मांडीय दिनों में कोई इसे संशोधित करने में सक्षम होना चाहिए। मैंने लंबे समय में एक ब्रह्मांडीय वार्प स्टारशिप को संशोधित नहीं किया है, ओल्ड जी ने हंसते हुए कहा। मैं थोड़ा रुका हूँ। प्रभावशाली, वांग ये ने प्रशंसा की। इस प्रकार के सर्वोच्च अंतरिक्ष यान को कुछ कौशल के बिना नहीं संभाला जा सकता था। ओल्ड एक्साई ने क्वांटम कंप्यूटर के एक्सेस राइट्स को भी संशोधित कर दिया था ताकि कोई परेशानी न हो। ये बहुत महत्वपूर्ण था। ब्रह्मांडीय साहसी आमतौर पर अकेले भेदिए होते थे, लेकिन यह बुरा होगा यदि उसके भाई बदला लेने के लिए आए। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको याद दिलाने की जरूरत है, ओल्ड जी ने कहा। मुझे बताओ, वांग ये ने उसकी ओर देखा। इस कॉस्मिक वार्प फाइटर जेट की संरचना में कोई समस्या नहीं है, ओल्ड जी ने हाथ में एक स्पैनर लेकर गंभीरता से कहा। लेकिन सामग्री अपेक्षाकृत सामान्य है, इसलिए यह अधिक दबाव नहीं झेल सकती। कोशिश करें कि ब्रह्मांडीय वर्महोल में प्रवेश न करें। ठीक है, वांग ये ने सिर हिलाया। ब्रह्मांडीय वर्महोल आमतौर पर किसी को अधिक दूरी की यात्रा करने की अनुमति देते हैं और इस प्रकार प्राकृतिक वर्महोल की तुलना में स्टारशिप के लिए अधिक विनाशकारी होते हैं। इसके अलावा इसकी सीमा 5000 से 8000 प्रकाश वर्ष के प्राकृतिक वर्महोल के बारे में है। यदि दूरी बहुत लंबी है तो यह आसानी से एक स्थानिक दरार में प्रवेश कर सकती है, ओल्ड जी ने कहा। यदि आपके पास पैसा है तो मैं सुझाव देता हूं कि आप एक नई स्टारशिप लें। ओल्ड जी, आप मजाक कर रहे होंगे, वांग ये अपनी हंसी नहीं रोक सके। एक कॉस्मिक वॉर्प स्टारशिप के लिए 10,000 कॉस्मिक डॉलर, क्या उसे अपने सिर के साथ एक लेना चाहिए? बूढ़ी जी मुस्कुराई। बेशक, इसके फायदे भी बहुत स्पष्ट हैं। हालांकि यह छोटा है, इसमें सभी आवश्यक घटक हैं। यह कम ऊर्जा की खपत करता है और लंबे समय तक प्रकाश की गति बनाए रख सकता है। इसके थर्मल हथियार भी बहुत शक्तिशाली हैं। इसका रडार डिटेक्शन भी एक मानक कॉस्मिक वार्प स्टारशिप के बराबर है। यह लौकिक साहसी लोगों के लिए बहुत उपयुक्त था क्योंकि यह समुद्री डाकुओं के शिकार के लिए बिल्कुल उपयुक्त था। क्या होगा अगर यह बाद में खराब हो जाए? वांग ये ने पूछा। एआई आपको सिखाएगा कि इसकी मरम्मत कैसे करें, बूढ़ी जी मुस्कुराई। है, क्या वह चाहता था कि यह उसे सिखाया जाए? यह सचमुच नहीं सोच सकता कि ऐसा हो सकता है ना? ऐसे एआई का क्या उपयोग जो यह नहीं जानता था कि लड़ाकू विमान की मरम्मत कैसे की जाती है? ओल्ड जी के साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद उन्हें कॉस्मिक वॉर्प फाइटर जेट और इसकी आंतरिक संरचना के उपयोग के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई। फसल बढ़िया थी। संशोधन पूरा होने के बाद उसे अभी भी सीखना था कि इसे मैन्युअल रूप से कैसे नियंत्रित किया जाए। जब तक वांग ये केबिन में लौटे तब तक जोकरों का जोड़ा झगड़ा करके अपने अपने कमरे में लौट चुका था। वह चुपचाप साधना शुरू करने की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक उसके पूरे शरीर में एक अथनीय धड़कन फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज उसे बुला रही हो। झपट्टा मारना। वह उठ खड़ा हुआ और एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसने अचानक कुछ सोचा और उसे अपने भंडारण स्थान से बाहर निकाल लिया। प्राचीन युद्ध क्षेत्र के हथियार का टुकड़ा हल्के से हिल रहा था। जैसे ही टुकड़ा हिल गया, उसके ऊपर की रहस्यमय नक्काशी हल्की हल्की दिखाई देने लगी, जिससे ऊर्जा निकल रही थी। वांग ये की आंखें चमक उठी। क्या चल रहा था? क्या हथियार को उसका मालिक मिल गया या उसके अन्य गायब टुकड़े मिल गए? फिर वांग ये ने प्रासंगिक जानकारी देखने के लिए मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया। अंत में उसे कई संभावनाएं मिली, इतनी सारी कि वे चकाचौंध करने वाली थीं। कुछ ने कहा कि यह एक चुंबकीय क्षेत्र की प्रतिक्रिया थी, कुछ ने कहा कि यह हथियार के टुकड़ों के बीच क्वांटम उलझाव था और कुछ ने कहा कि उन्होंने उच्च आयामी विश्व ब्रह्मांड के साथ ओवरलैप किया था। उनमें से कोई भी विश्वसनीय नहीं था, इसलिए वांग ये ने पूछने के लिए शिन रैन को फोन किया। सबसे पहले आपको यह पुष्टि करने की आवश्यकता है कि क्या यह टुकड़ा एक उन्नत डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण है या एक अविनाशी वस्तु है। ज्ञान के मामले में शिन रैन हमेशा बहुत पेशेवर था। क्या फर्क पड़ता है? वांग ये ने अपने हाथ में उस टुकड़े को देखा। आप जा सकते हैं और मूल्यांकन कर सकते हैं। यदि आपके पास ऐसा करने की शर्तें नहीं हैं, जिन रैन ने कहा, आप उपस्थिति और वजन के आधार पर एक मोटा निर्णय ले सकते हैं। उन्नत डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण का मूल डार्क क्रिस्टल है। यह काला और चमकदार है और इसका वजन काफी है। डार्क क्रिस्टल जितना बड़ा होगा, यह उतना ही भारी होगा। दूसरी ओर, एक अविनाशी कलाकृति का मूल अविनाशी जुगनू है। हालांकि अन्य सामग्रियों में वजन होता है, लेकिन अविनाशी जुगनू का वजन नगण्य होता है। यह रंगहीन और गंधहीन भी होता है। वांग ये ने काले टुकड़े पर नजर डाली और उसे फिर से तोला। यह एक उन्नत डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण होना चाहिए। जिनके पास अविनाशी कलाकृतियां थी वे आमतौर पर ब्लैक होल स्तर और उससे ऊपर के विशेषज्ञ थे। आकाशगंगा जैसी छोटी आकाशगंगा में किसी से मिलने की संभावना अधिक नहीं थी। जिन रैन ने हल्के से सिर हिलाया। चूंकि यह एक उन्नत डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण है, हम कई विकल्पों को खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्नत डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण में कोई जीवन नहीं है और यह हथियार की भावना को जन्म नहीं देगा। यह सिर्फ उपकरण का एक टुकड़ा है। एक बार उन्नत डार्क एनर्जी स्तर का उपकरण टूट जाता है तो इसका अन्य टुकड़ों के साथ कोई संबंध या उलझाव नहीं होगा। समझ गया? वांग ये ने सिर हिलाया। जिन रैन जारी रहा। भले ही यह बुनियादी, मध्यवर्ती या उन्नत डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण हो, उनका सार एक ही है। उनका मूल डार्क पदार्थ और डार्क एनर्जी है और रहस्यमय नक्काशी कोर की ताकत को जारी करती है। हालांकि उन्नत डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों की मुख्य सामग्री शुरुआती और मध्यवर्ती डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों की तुलना में कहीं अधिक है। रहस्यमय उत्कीर्णन की प्रतिक्रिया करने की केवल 2 संभावनाएं हैं, या तो उनका डार्क पदार्थ या डार्क एनर्जी ट्रिगर हो गई है। क्योंकि आपके पास जो टुकड़ा है वह बहुत छोटा है, इसमें डार्क पदार्थ होने की संभावना अधिक नहीं है, इसलिए ऐसा होना चाहिए कि इसकी डार्क एनर्जी ट्रिगर हो गई हो। वांग ये ने पूछा। क्या आप कह रहे हैं कि हम एक उच्च आयामी ब्रह्मांड के बहुत करीब हैं? शुरुआत में उच्च आयामी ब्रह्मांड हमारे चारों ओर है, केवल उच्च आयामी ब्रह्मांडीय अवरोध द्वारा अलग किया गया है। यह सिर्फ इतना है कि हम इसे अपने वर्तमान जीवन स्तर पर देख या महसूस नहीं कर सकते हैं। उपकरण की डार्क एनर्जी क्यों ट्रिगर होगी, इसकी लगभग 3 संभावनाएं हैं, जिन रैन ने कहा। पहली संभावना यह है कि उच्च आयामी ब्रह्मांडीय बाधा को नष्ट कर दिया गया है। यह बहुत ही असंभव है क्योंकि ऐसा करना बहुत मुश्किल है, साथ ही इसमें स्वयं की मरम्मत करने की क्षमता है। दूसरी यह है कि आप एक ब्रह्मांडीय वर्महोल या ब्लैक होल के बहुत करीब हैं। दोनों उच्च आयामी ब्रह्मांडीय से जुड़े हुए हैं, यही कारण है कि उपकरण की डार्क एनर्जी ट्रिगर हुई थी। तीसरा यह है कि पास में प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर या अंधेरे क्रिस्टल वाले अन्य क्षेत्र हैं। यदि हम दूसरी संभावना को खत्म कर सकते हैं, तो हो सकता है बड़ी फसल। डार्क क्रिस्टल डार्क पदार्थ और डार्क एनर्जी का एक संयोजन थे। डार्क क्रिस्टल के एक ब्लॉक की कीमत 100 मिलियन कॉस्मिक डॉलर थी और यह सुपरस्टार लाइफ फॉर्म्स द्वारा उपयोग की जाने वाली मुद्रा थी। तो मैं समझ गया, वांग ये ने ज्ञान के महत्व को गहराई से समझा। यह अकारण नहीं था कि सर्वोच्च मानव अकादमी का इतना सम्मान किया जाता था। शायद जब उसने पर्याप्त पैसा कमा लिया तो उसे सचमुच जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। सावधान रहे और बहुत लालची न बने। शिन रैन वांग ये के चरित्र को जानती थी, इसलिए उसने केवल धीरे से इसका उल्लेख किया। मैं समझता हूँ, वांग ये ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। अकादमी में आपका जीवन कैसा है? मैं ठीक हूँ। मुझे बस तुम्हारी याद आती है। जिन रैन की आवाज कोमल थी। मैं भी।
अनिच्छा से अलविदा कहने से पहले उन दोनों ने कुछ देर और बातचीत की। वांग ये तुरंत मुख्य नियंत्रण कक्ष में गए। दस्तक दस्तक। मुख्य नियंत्रण कक्ष का दरवाजा खुला। वांग ये अंदर चले गए, लेकिन उन्होंने अंकल फेंग को नहीं देखा। वहां केवल यूमिन और दादी बाई थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों कुछ चर्चा कर रहे हों। उसे अंदर आते देख दादी बाई ने दयालु मुस्कान प्रकट की और बात करना बंद कर दिया। क्या बात। यूमिन ने अपने गंदे बालों को ठीक किया और वांग ये के पास जाकर उसे बैठने का इशारा किया। मेरे प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार के टुकड़े ने अंधेरे ऊर्जा के एक अज्ञात स्रोत पर प्रतिक्रिया की। वांग ये सीधे मुद्दे पर आ गईं, जिससे दोनों महिलाएं डर गईं। दादी बाई इतनी हक्की बक्की रह गईं कि उनका मुंह खुला का खुला रह गया। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। आपको प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार का टुकड़ा कहां से मिला? यूमिन ने पूछा। उस 2 सितारा साहसी को मारने के बाद वांग ये ने यूमिन की अभिव्यक्ति को देखा और निष्कर्ष निकाला कि उसके टुकड़े पर भी वही प्रतिक्रिया हुई होगी। यूमिन ने दादी बाई की ओर देखा और सिर हिलाया। तो आप मुझसे यह पुष्टि करने के लिए पूछ रहे हैं कि क्या मेरे प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियार के टुकड़े ने प्रतिक्रिया की है? नहीं, वांग ये ने अपना सिर हिलाया। मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि क्या आसपास ब्रह्मांडीय वर्महोल या ब्लैक होल हैं। आप बहुत कुछ जानते हैं। दादी बाई ने चमकती आंखों और प्रशंसा के संकेत के साथ वांग ये को देखा। वांग ये मुस्कुराए और कुछ नहीं बताया। हम आसपास के इलाके की तलाशी ले रहे हैं। यूमिन ने चमड़े की पैंट और लंबे जूते पहने हुए थे, जिससे उसका पतला शरीर दिख रहा था। दादी ने कहा कि प्राचीन युद्ध क्षेत्र स्थल की संभावना अधिक नहीं है। एक ब्रह्मांडीय वर्महोल की संभावना सबसे अधिक है। क्यों? वांग ये उत्सुक थे। क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत सारे स्टारशिप नहीं हैं। दादी बाई ने आंखें सिकोड़ लीं। अन्वेषण के मामले में कई लोग हमसे आगे हैं। वन अनुमान है कि अब तक कम से कम 80,000 प्राचीन युद्ध क्षेत्र हथियारों के टुकड़े पाए गए हैं। यदि यहाँ प्राचीन युद्ध क्षेत्र के खंडहर होते तो यह बहुत पहले ही सनसनी पैदा कर देता। यह इतना शांत कैसे हो सकता है? इसके अलावा हमने इतने लंबे समय से कोई वर्महोल नहीं देखा है। हमें जल्द ही एक ढूंढना चाहिए। अगर हमें कोई ब्रह्मांडीय वर्महोल मिल जाए, वांग ये ने पूछा, क्या हमारा सितारा जहाज इससे गुजर सकता है? मुझे डर नहीं है, यूमिन ने असहाय होकर कहा। ओह ठीक है, उसका फाइटर जेट भी उतना अच्छा नहीं था। दादी बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम वहां से गुजरते हैं या नहीं। अन्वेषण और प्राचीन युद्ध क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति तक पहुंचने से पहले अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। ब्रह्मांडीय वर्महोल सहित हर जगह का पहले ही पता लगाया जा चुका है। इसके माध्यम से जाने से हमारा अधिकतम कुछ समय बचेगा। हमारे पास पहले से ही एक सुरक्षित और विश्वसनीय मार्ग मानचित्र है, इसलिए हमें कोई अन्य जोखिम नहीं लेना चाहिए। नक्शा यूमिन के वे भाई का था। वांग ये ने उसका जिक्र सुना था। ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष अन्वेषण में सबसे आगे है। यदि वे उसे पकड़ सकें तो कुछ हासिल करने की बहुत अच्छी संभावना होगी। अगर मैं कुछ देर यहाँ रुकूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? वांग ये हंसे। बेशक, आप एक अतिथि हैं, यूमिन मुस्कुराया। चूंकि प्राचीन युद्ध क्षेत्र के हथियार के टुकड़े के बारे में हर कोई जानता था, इसलिए किसी भी रहस्य को छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दादी बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप वहां हो तो आप बातचीत कर सकते हैं। युवा मिस गुप्त रूप से आपकी प्रशंसा से भरी हुई है। दादी, यूमिन ने घूर कर देखा। तुम्हारे बारे में क्या? वांग ये। आप हमारे मिनमिन के बारे में क्या सोचते हैं? दादी बाई ने जांच करने का अवसर लिया। वह बहुत अच्छी लड़की है, वांग ये ने चतुराईपूर्ण उत्तर चुना। तो क्या आपने कभी किसी अन्य पहचान के साथ जहाज पर रहने पर विचार किया है? दादी बाई हंसी। कैसी पहचान? वांग ये ने यूमिन पर नजर डाली और पाया कि वह केवल शर्मा रही थी। इस बार उसने दादी बाई को नहीं रोका। आपको पता है, दादी बाई हंसी। वह अभी भी जवान था। उसे समझ नहीं आया। वांग ये मुस्कुराए और जारी नहीं रखा। कुछ वाक्यों को शब्द कहे जाने से पहले ही रोक देना चाहिए। हो सकता है कि उनके लिए इसे जोर से कहना अच्छी बात न हो। 2 ब्रह्मांडीय दिनों की खोज के बाद अंत में उन्हें एक ब्रह्मांडीय वर्महोल मिला। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के मानचित्र पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण समन्वय चिह्नित किया। वांग ये जानना चाहते थे कि ब्रह्मांडीय वर्महोल का दूसरा छोर कहां जाता है, लेकिन उनकी वस्तुनिष्ठ स्थितियां कुछ हद तक अपर्याप्त थीं। जहां तक उसकी व्यक्तिगत शर्तों का सवाल है, उनमें भी कमी थी। अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह बिना किसी हिचकिचाहट के अन्वेषण की अग्रिम पंक्ति में युद्ध की लूट का हिस्सा नहीं ले सकता था। जंगल में जो पेड़ खड़े हैं वे हवा से नष्ट हो जाएंगे। तूफान समुद्री लुटेरों के साथ घुलना मिलना और ध्यान आकर्षित न करना अधिक सुरक्षित था। हरिकेन पायरेट्स में कैप्टन यूमिन का भाई अन्वेषण पर कड़ी मेहनत कर रहा था, साथ ही उसके पिता एक महान समुद्री डाकू ताशी स्टारफील्ड में अजय थे। उनके ज्यादा दुश्मन भी नहीं थे। लौकिक साहसी लोगों के अलावा उनका कोई प्राकृतिक शत्रु नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे खुद का पता लगाने की जरूरत नहीं थी। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा के मानचित्र के बिना यह बेकार होगा, भले ही उसके पास एक ब्रह्मांडीय ताना लड़ाकू जेट हो जो प्रकाश की गति से उड़ सकता हो। यदि कोई 1 वर्ष तक प्रकाश की गति से उड़े तो भी वह केवल 1 प्रकाश वर्ष ही होगा। आकाशगंगा का व्यास 100,000 प्रकाश वर्ष था। उस दर पर कोई भी अपने जीवनकाल में कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। एक प्राकृतिक वर्महोल ढूंढना और तात्कालिक ब्रह्मांडीय तानाबाना बनाना आगे बढ़ने का सही तरीका था। आखिरकार प्रत्येक ब्रह्मांडीय तानाबाना किसी को कुछ 100 प्रकाश वर्ष से लेकर 1000 प्रकाश वर्ष तक यात्रा करने की अनुमति देता है। यह उड़ने से कहीं अधिक तेज था। सैन्य रणनीति विभाग ने अपना पाठ शुरू किया। बिग वर्चुअल वर्ल्ड 03 में लाइव प्रसारण और रिकॉर्डिंग समारोह था। वांग ये ने अनुभव हासिल करने और अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए अपनी खेती के दौरान ब्रेक के दौरान कक्षाएं सुनी। हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह 10 साल में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करने के लिए सुप्रीम ह्यूमन अकादमी में जाएंगे, लेकिन अब और अधिक सीखकर 10 साल बाद उनका नामांकन रद्द होने के बाद फिर से वहां जाना उनके लिए आसान होगा। ये उनके तुरुप के पत्ते थे। उदाहरण के लिए मानव आभासी ब्रह्मांड में मित्र बनाने को लें। जी डैनली, जो एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, उससे दोस्ती करने को क्यों तैयार थी? क्या यह सर्वोच्च मानव अकादमी के कारण नहीं था? पहली बार जब वह अंदर गया तो वह भाग्यशाली था, लेकिन अगली बार उसे उम्मीद थी कि यह उसकी पूरी ताकत के कारण होगा। सैन्य रणनीति विभाग के छात्र भी वास्तव में बहुत उच्च गुणवत्ता वाले कनेक्शन वाले थे। वे न केवल प्रतिभाशाली थे, बल्कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी भयावह रूप से मजबूत होने की संभावना थी। 100 वर्षों में विभाग से स्नातक होने के बाद वे जो पद ग्रहण करेंगे, उनमें उनका भविष्य का विकास काफी उत्कृष्ट होगा। दुर्भाग्य से ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिनसे वह ऑनलाइन मित्रता कर सके। बिग वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 3 में कक्षाओं में भाग लेने के अलावा वांग ये सबसे ज्यादा बिग वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 5 मार्शल एक्सट्रीम डोजो और बिग वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 6 एबिलिटी टावर ऑफ बेबेल में गए। उन्होंने मनोरंजन और दैनिक जीवन के लिए मुख्य आभासी दुनिया में ज्यादा समय नहीं बिताया। अधिक से अधिक वह अकादमिक और अनुसंधान दृष्टिकोण के साथ स्मॉल वर्ल्ड नंबर 8 में जाएगा। वह लौकिक मनुष्यों और अन्य जातियों की शारीरिक संरचना के बीच के अंतर को समझना चाहते थे। बड़ी आभासी दुनिया नंबर 4 प्राइमोर्डियल स्टार। जब से वांग ये ने प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को समझा था, तब से वह नहीं आए थे। वह एक उपग्रह पर उतरा और दूर से प्राइमल स्टार और प्राचीन स्टार को देखा। दोनों ने उसे बिल्कुल अलग एहसास दिया। प्राइमल स्टार बेहद अंतरंग महसूस हुआ, जैसे कि वह हाथ में ही हो। हालांकि उन्हें पिछली बार की तरह मजबूत आह्वान महसूस नहीं हुआ, लेकिन पिछली बार की गहन साधना समझ के बाद उन्हें प्राइमल स्टार के साथ अपनेपन की एक अखंडनीय भावना महसूस हुई। इसके विपरीत उग्रलाल प्राचीन सितारा पहले की तरह शांत था।
भले ही वह प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक का अभ्यास कर रहा था, इसमें कुछ भी असाधारण नहीं था। आइए प्राचीन तारे को समझने का प्रयास करें। वांग ये ने प्राइमल स्टार के करीब जाने की इच्छा को रोकते हुए आगे टेलीपोर्ट किया और धीरे-धीरे प्राचीन स्टार के पास पहुंचे। हालांकि चाहे वह कितना भी दूर क्यों न हो, प्राइमर्डियल स्टार की पुकार अभी भी बहुत मजबूत थी। उसके लिए प्राचीन तारे पर ध्यान केंद्रित करना कठिन था। झपट्टा मारना, झपट्टा मारना, झपट्टा मारना। वांग ये ने प्राइमल स्टार छोड़ दिया। केवल जब वह प्राचीन तारा और आदि तारा एक सीधी रेखा में थे, ताकि वह केवल उग्र लाल प्राचीन तारा देख सके, न कि नीला आदि तारा, तभी वह योद्धा विकास तकनीक की कल्पना करने पर ध्यान केंद्रित कर सका। वह देखना चाहता था कि उसके और प्राचीन सितारे के बीच संगतता बिंदु कहाँ है, या फिर उनकी योद्धा प्रतिभा सचमुच इतनी साधारण थी। उनकी चेतना उसमें डूबी हुई थी। वांग ये जल्दी से क्षेत्र में आ गए। वह ब्रह्मांड के साथ विलीन हो गया और प्राचीन तारे को उसके चारों ओर के ग्रहों की तरह ही घेर लिया। प्राचीन सितारे ने उसे एक बिल्कुल अलग एहसास दिया। प्राइमल स्टार एक सौम्य और दयालु माँ की तरह थी, जबकि प्राचीन स्टार एक दृढ़ पिता की तरह थी। दृढ़ता, साहस, अडिगता, दृढ़ता। समय बीतता गया, लेकिन इस बार कुछ खास नहीं हुआ। अन्य लौकिक मनुष्यों की तरह जो समझदार थे, वह बहुत ही सामान्य और सरल थे। वांग ये ने खुद को प्राचीन सितारे में विलीन कर लिया और प्रेरणा की एक झलक दिखाई देने तक बार-बार इसकी कल्पना की। 6 स्टार इवोल्यूशन तकनीक एफ। वांग ये ने प्राइमर्डियल स्टार पर जानकारी की जांच की। उनका वर्तमान अधिकार बहुत कम था, इसलिए वे प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा सके। जहां तक 6 स्टार इवोल्यूशन तकनीक का सवाल है, इस पर शोध करना बेकार था। कोई रैंकिंग भी नहीं थी। यह मानक न्यू स्टार इवोल्यूशन तकनीक या ब्रह्मांडीय विकास तकनीक से थोड़ा ही बेहतर था, लेकिन यह कितना अच्छा था इसकी एक सीमा थी। आखिरकार मानक विकास तकनीकों का उपयोग उपयोगकर्ता की क्षमता बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। इसके विपरीत 6 स्टार इवोल्यूशन तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से योद्धाओं द्वारा किया जाता था। प्रशिक्षण क्षमता वाले उपयोगकर्ताओं पर इसका प्रभाव भद्दा था। प्राइमर्डियल स्टार में समझ द्वारा बनाई गई विकास तकनीक का किसी की रक्त संबंधी प्रतिभा से गहरा संबंध था। जब तक मैं स्वर्ग विरोधी वंशावली प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक अपने शरीर को बदलना मूल रूप से बहुत कठिन है। अन्यथा मुझे भविष्य में लंबे समय तक एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में विकसित होने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। वांग ये हमेशा काफी तर्कसंगत रहे थे। यदि एक योद्धा के रूप में उनकी प्रतिभा बहुत कमजोर थी, जबकि एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी प्रतिभा पर्याप्त थी, तो पूर्व पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक पहले से ही काफी शक्तिशाली थी। निसंदेह वह अन्य योद्धाओं से भिन्न था जो अपना भाग्य नहीं बदल सकते थे। उसके पास अभी भी एक महत्वपूर्ण अवसर था, ब्लड लाइन। यदि वह पर्याप्त रूप से मजबूत वंशावली प्राप्त कर सका, तो उसके पास अभी भी वापसी करने का मौका होगा। प्राचीन सितारा छोड़ने के बाद वांग ये उस क्षेत्र में लौट आए जहां प्राइमल सितारा स्थित था। पानी में मछली की तरह होने का एहसास फिर से बढ़ गया। यह सुखद और आरामदायक था। प्राइमल स्टार अभी भी मेरे लिए सबसे उपयुक्त है। वांग ये ने प्राइमल स्टार से संपर्क किया। उन्होंने नीले ग्रह की कल्पना की और पहली बार से बिल्कुल अलग कुछ महसूस किया। वह जितना करीब आता गया, उसकी समझ उतनी ही स्पष्ट होती गई। यह स्टेज 2 प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक के कारण है। वांग ये को कारण समझ में आया। प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक का स्तर जितना ऊंचा होगा, प्राइमल स्टार के बारे में उनकी समझ उतनी ही गहरी होगी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस नीले ग्रह का अपना जीवन है। इसमें डूबकर वह क्षमता उपयोगकर्ताओं के रहस्यों को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। वास्तव में यदि यह वास्तविकता में होता, तो वांग ये को लगता कि उनका मानस बहुत अच्छी तरह से बदल सकता है। अब भी उसके स्टार कोर में जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद N0.6 प्राइमल स्टार के साथ विलीन होती दिख रही थी। यह बहुत शक्तिशाली था। ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच एक अनजान रिश्ता है। हालांकि वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं थे, फिर भी कुछ तो चल रहा होगा। अचानक जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद N0.6 फिर से चमक उठी और वांग ये की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसी समय प्राइमल स्टार की चमक बहुत बढ़ गई, क्योंकि वह एक बार फिर से बदल गया। फिर वांग ये ने झटका दिया। तारे के कोर में हल्का सा 5 दिखाई दिया। यह अब नंबर 6 नहीं रहा। यहाँ तक कि इसकी आभा भी बदली हुई लग रही थी। आखिर क्या बात है? टेलीपोर्टेशन, मानवभाला एकता, ऊर्जा नियंत्रण मंत्र। क्या यह उसका सितारा कोर था? वांग ये एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। जब जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद प्राइमल स्टार के साथ विलीन हो गई, तो अचानक हुए बदलाव ने उसे चौंका दिया। ऐसा लगता था जैसे वह किसी दूसरे शरीर में था और उसकी यादों का एक और समूह था। झपट्टा मारना। आदिम तारा प्रकाश के साथ फूट पड़ा और चमक पहले से भी अधिक तीव्र थी। वांग ये की जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल पर नंबर 5 और 6 के बीच बदलता रहा। जैसे जैसे उसके विचार भटकते गए, उसने अचानक एक बिल्कुल नई विकास तकनीक की खोज की। थंडर प्राचीन विकास तकनीक। उनकी चेतना उसमें डूबी हुई थी और उनकी समझ अत्यंत गहन थी। यह ऐसा था मानो उसने विकास की यह तकनीक बहुत पहले ही सीख ली हो। हालांकि इसे अत्यंत ऊंचे दायरे से समझना कठिन था, फिर भी वह बेवजह इसकी गहराई को समझ सकता था। झपट्टा मारना। प्राइमर्डियल स्टार की रोशनी पहले की तुलना में 10 गुना अधिक चमकीली थी, जिसने बड़ी आभासी दुनिया को घेर लिया था। वांग ये की चेतना तुरंत कट गई और उसके दिमाग में समझ उसी समय गायब हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और पाया कि वह अपने कमरे में वापस आ गया है। क्या उसे ऑफलाइन होने के लिए मजबूर किया गया था? अभी क्या हुआ था? क्या वह प्राइमर्डियल स्टार की बड़ी आभासी दुनिया N0.4 से अलग हो गया था? अभी जो हुआ था उसे याद करते हुए वांग ये ने तुरंत अपना इंटरफेस खोला। 6 वांग ये। जीवन स्तर उच्च श्रेणी का ब्रह्मांडीय जीवन रूप। कुछ भी नहीं बदला था। यह बिल्कुल पहले जैसा ही था। जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद पर अभी भी 5 नहीं बल्कि 6 नंबर अंकित था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी जो कुछ हुआ वह एक सपना था। यह कोई सपना नहीं है। वांग ये के पास थंडर प्राचीन विकास तकनीक की एक विशिष्ट स्मृति थी। यह एक विकास तकनीक थी जो प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक से कमतर नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि इसका प्राइमल स्टार से कोई लेना देना नहीं था और यह प्राचीन स्टार से आई थी। उसके मन में थंडर प्राचीन विकास तकनीक की यादें क्यों थीं? जब भी उन्होंने प्राइमल स्टार की कल्पना की तो इतनी सारी अजीब चीजें क्यों हुई? और अभी जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल नंबर 6 पर नंबर 5 नंबर में बदल गया था। क्या हो रहा था? जब वांग ये बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा और विचार कर रहा था, तो उसके दिमाग में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। इस समय प्राइमोर्डियल स्टार हंगामा में था। वांग ये अकेले नहीं थे जिन्हें बिग वर्चुअल वर्ल्ड नंबर 4 से जबरदस्ती अलग कर दिया गया था। आभासी दुनिया में कोई प्रवेश नहीं कर सका। ऐसा प्रतीत होता है कि मानव आभासी ब्रह्मांड में प्राइमल स्टार के प्रक्षेपण में कुछ घटित हुआ है। क्या प्राइमल स्टार रजोनिवृत्ति से गुजर रहा है? क्या इसीलिए इसमें हाल ही में तीव्र उतार चढ़ाव हो रहा है? क्या आपकी मृत्यु की इच्छा है? यदि शिक्षक यह सुनेंगे तो वे आपको अपमानजनक होने के लिए दंडित करेंगे। सावधान रहें कि प्राइमर्डियल स्टार से निष्कासित न किया जाए। वहां कुछ गड़बड़ होगी। एक बार तो संयोग है, लेकिन 2 बार नहीं हो सकता है। क्या प्राइमल स्टार हमें निकट भविष्य में होने वाली तबाही की चेतावनी दे रहा है? किसे परवाह है? ये ऐसी चीजें नहीं हैं जिनके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। इस बारे में सोचें कि परीक्षा कैसे उत्तीर्ण करें और अमरता कैसे प्राप्त करें। प्राइमोर्डियल स्टार पर मौजूद ब्रह्मांडीय मनुष्यों के लिए यह सिर्फ एक छोटा सा अंतराल था। आखिरकार प्राइमल स्टार की असामान्यता केवल एक पल के लिए थी। यह शीघ्र ही सामान्य हो गया और कोई क्षति नहीं हुई।
बिग वर्चुअल वर्ल्ड N0.4 ने भी तुरंत अपना संरचनात्मक क्रम पुनः प्राप्त कर लिया जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वांग ये के लिए पूरा अनुभव असाधारण था। मैं थंडर एशियंट इवोल्यूशन तकनीक का अभ्यास कर सकता हूँ। वांग ये बहुत आश्वस्त थे। वह लगभग शुरुआती स्तर पर था। आत्मज्ञान के उस क्षण ने अभी की निरंतर समझ के साथ मिलकर उसे थंडर प्राचीन विकास तकनीक की बेहतर समझ प्रदान की। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, थंडर प्राचीन विकास तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। यह प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक से कमतर नहीं थी। तार्किक रूप से कहें तो उनकी योग्यता और वंशावली के साथ उनके लिए इस स्तर की विकास तकनीक की कल्पना करना असंभव होना चाहिए था। वास्तव में एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में मेरी प्रतिभा प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है। वांग ये कुछ समय तक मानव आभासी ब्रह्मांड में रहे थे, इसलिए उन्हें अपनी क्षमताओं की एक मोटी समझ थी। हालांकि वह एक योद्धा की तुलना में एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में अधिक प्रतिभाशाली था, बस इतना ही। लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो उनकी प्रतिभा अधिक से अधिक मध्यम श्रेणी की मानी जा सकती है। ऐसी परिस्थितियों में प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक जैसी शीर्ष स्तरीय विकास तकनीक को समझने में सक्षम होना वास्तव में थोड़ा अधिक था। अगर प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक जेड नक्काशी वाली लाइट बॉल नंबर 6 से आती है, तो यह समझ में आता है कि थंडर प्राचीन इवोल्यूशन तकनीक वही है। हालांकि वांग ये को नहीं पता था कि जेड नक्काशी वाली हल्की गेंद का प्राइमल स्टार से क्या लेना देना है, लेकिन यह स्पष्ट था कि वे बहुत करीब थे। चूंकि वह इसका पता नहीं लगा सका, इसलिए उसने इसे कुछ समय के लिए अलग रख दिया। जब उसकी ताकत उस स्तर तक पहुंच जाएगी, तो वह स्वाभाविक रूप से समझ जाएगा। अब खेती ही सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। थंडर एशियंट इवोल्यूशन तकनीक को पूरी तरह से समझने में मेरे लिए क्या कमी है? क्या यह मेरे शरीर के कारण है, या क्या मुझे इसे विकसित करने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियों को पूरा करने की आवश्यकता है? वांग ये को मानव आभासी ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं मिला। एक सितारा लौकिक नागरिक के रूप में उनका अधिकार बहुत कम था। उसने जिन रैन से पूछा, लेकिन उसके जैसा जानकार भी इतना निश्चित नहीं था। वांग ये ने एक पल के लिए सोचा और जी डानली को एक संदेश भेजा। एक 4 सितारा ब्रह्मांडीय नागरिक कुछ पता लगाने में सक्षम हो सकता है। वर्चुअल वीडियो कॉल कनेक्ट हो गई। यह विकास तकनीक अद्भुत है। वांग ये, क्या आपने इसकी कल्पना की थी? जी डानली घर पर थे और सीधे मुद्दे पर आए। कितना कमाल है, वांग ये ने सीधे उनके सवाल का जवाब नहीं दिया। यहाँ तक कि मेरे अधिकार के साथ भी मुझे कोई जानकारी नहीं मिल सकी। क्या यह काफी अद्भुत नहीं है? जी डैनली ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। लेकिन मैंने एक मित्र से आपकी मदद करने के लिए कहा। यह एक प्रथम श्रेणी की शीर्ष रैंक विकास तकनीक है। हालांकि यह पहले स्तर के बीच सबसे कमजोर है, फिर भी यह बहुत अद्भुत है। यदि आपके पास एक काया है जो बिजली की विशेषता के साथ संगत है, तो यह पहले स्तर की अंतिम विकास तकनीकों के लगभग तुलनीय है। प्रथम स्तरीय विकास तकनीक। वांग ये हैरान रह गए। रक्तरेखा और प्रतिभा की तरह विकास तकनीकों को भी 3 स्तरों और 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। न्यू स्टार इवोल्यूशन तकनीक जो उन्होंने पहले विकसित की थी वह तीसरे स्तर के सामान्य स्तर पर थी, जो मानक स्तर भी था। उन्होंने जो 6 स्टार इवोल्यूशन तकनीक समझी थी वह भी इसी स्तर पर थी। 99% से अधिक ब्रह्मांडीय मानव तृतीय स्तरीय विकास तकनीकों की कल्पना करेंगे। केवल 10000 से भी कम मनुष्य द्वितीय स्तरीय विकास तकनीकों की कल्पना कर सकते हैं। जहां तक प्रथम स्तरीय विकास तकनीकों का सवाल है, वांग ये ने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इस स्तर की विकास तकनीक के साथ भले ही कृषक की योग्यता खराब हो, वे जबरदस्ती सुधार करने और मजबूत बनने के लिए विकास तकनीक की विशिष्टता और ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। तो क्या आपने पूछा कि खेती कैसे करें? वांग ये ने फिर पूछा। जी डैनली हंसे। मुझे पता है कि जैसे ही आपने ऐसा कहा, आपने इसकी कल्पना नहीं की थी। क्या बात है? क्या आपको प्राचीन युद्ध क्षेत्र में एक प्राचीन पुस्तक मिली जिसमें थंडर प्राचीन विकास तकनीक दर्ज की गई थी? आप चतुर हैं। वांग ये ने कोई टिप्पणी नहीं की। मेरा उपनाम जी है, जी डैनली ने कहा। जी बुद्धि के रूप में। मैं स्मार्ट कैसे नहीं हो सकता? विषय से मत भटकिए, वांग ये ने कहा। जी डैनली ने फलों के रस का एक घूंट लिया। ठीक है, ठीक है। ईमानदारी से कहूं तो यदि आपने स्वयं इसकी कल्पना नहीं की है, तो मैं आपको इसे विकसित करने की अनुशंसा नहीं करता। आखिरकार भले ही आप अंततः शुरुआती चरण में पहुंच जाएं, आपके लिए इसे जारी रखना मुश्किल होगा। भले ही यह एक शीर्ष रैंक विकास तकनीक है, लेकिन अगर यह आपके अनुकूल नहीं है, तो यह बेकार है। बेकार? वह अंक जोड़ सकता था। वांग ये ने अपनी मुस्कान बनाए रखी और जी डानली की ओर देखा। जी डानली ने वांग ये से कहा, थंडर प्राचीन विकास तकनीक थंडर विशेषता काया के साथ बहुत अनुकूल है, लेकिन यदि आपके पास ऐसी काया नहीं है, तो आप इसे उल्टा कर सकते हैं। आप थंडर प्राचीन विकास तकनीक से मेल खाने और खेती की स्थिति प्राप्त करने के लिए थंडर विशेषता का उपयोग कर सकते हैं। सबसे तेज अपडेट पढ़ने के लिए कृपया xt.c0m वेबसाइट पर जाएं। ओह! वांग ये तुरंत समझ गए। परिवर्तन प्रणाली के माध्यम से वह थंडर प्राचीन विकास तकनीक विकसित कर सकता था। धन्यवाद बंधु, वांग ये ने तुरंत कॉल समाप्त कर दी। अरे अरे, मैंने अभी तक बात पूरी नहीं की है, जी डानली ने तुरंत कहा, लेकिन वांग ये ने पहले ही कॉल काट दी थी। वह अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह आदमी वास्तव में अधीर है। संगत होने के लिए उसे उत्पत्ति मंत्र को समझना होगा। यह इतना आसान कैसे हो सकता है? गड़गड़ाहट की उत्पत्ति के साथ संगत होना और फिर थंडर प्राचीन विकास तकनीक को विकसित करना। एक ऐसी विकास तकनीक को विकसित करने के लिए एक बड़ा चक्कर लगाना होगा जिसके साथ वह असंगत है। यह इसके लायक नहीं है, जी डैनली ने आह भरी। इसे भूल जाओ, मुझे उसे वही करने देना चाहिए जो वह चाहता है। यह असंख्य दौड़ वेश्यालय के अगले निःशुल्क परीक्षण का लगभग समय है, जी डानली उत्साहित थी। वह खड़ा है। मुझे आश्चर्य है कि इस बार ब्लाइंड बॉक्स खोलने से मुझे क्या मिलेगा। वास्तव में ऐसा लगा जैसे मैं पिछली बार विशाल के साथ तैर रहा था। बेबेल की आभासी दुनिया का एबिलिटी टॉवर नंबर 6। वांग ये ने एलिमेंटल टॉवर में प्रवेश किया। भले ही मौलिक प्रणाली में उनकी महारत लगभग नगण्य थी, नियंत्रण मंत्र, संपीड़न मंत्र और संघनन मंत्र 6 प्रणालियों में आम थे। एलिमेंटल टॉवर के पहले स्तर को तोड़ना, जिसमें सामान्य बाधाओं में से केवल 10,000 में से एक था, कोई समस्या नहीं थी। एलिमेंटल टॉवर में रिलीज टॉवर की तुलना में अधिक क्षमता वाले उपयोगकर्ता हैं। वांग ये ने कुछ देर तक अवलोकन किया और जल्दी से फोकस मोड में प्रवेश कर गया। उन्होंने मौलिक प्रणाली के मूल मंत्र एलायम स्पेल की खेती शुरू की। यह बेहद कुशल था, खासकर इसलिए क्योंकि बेबेल के एबिलिटी टॉवर में उसकी साधना की गति और भी तेज थी। कुछ ही क्षणों में वांग ये अपने नियंत्रण के माध्यम से कई तत्वों के साथ संगत होने में कामयाब हो गया, जिसमें वज्र तत्व भी शामिल था। संगतता प्रभाव सामान्य है, वांग ये जानते थे कि मौलिक प्रणाली में उनकी प्रतिभा औसत थी। हालांकि यह महत्वपूर्ण नहीं था। उनका मुख्य लक्ष्य थंडर प्राचीन विकास तकनीक को विकसित करना था। एलायम स्पेल को उसकी सीमा तक अपग्रेड करने के बाद वांग ये ने न्यू स्टार लेवल डेवलपमेंट स्पेल को समझना शुरू किया। बदलते गड़गड़ाहट तत्वों ने विभिन्न रूप बनाए, जो विभिन्न आक्रामक और रक्षात्मक चालों में विकसित हुए। न केवल वज्र तत्व पर उसका नियंत्रण बेहतर हुआ, बल्कि संपीड़ित शक्ति भी अधिक हो गई। इसके अलावा वह विभिन्न क्षमता वाले उपयोगकर्ता हथियारों का उपयोग करने की आवश्यकता तक पहुंच गया। विकास मंत्र चरण 1, चरण 2 पॉइंट। विकास मंत्र चरण 5, चरण 6 पॉइंट। न केवल उनका शरीर अधिक मजबूत और टिकाऊ हो गया, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रति उनकी प्रतिक्रिया भी मजबूत हो गई। वास्तव में उसी समय गड़गड़ाहट के साथ उसकी अनुकूलता में भी सुधार हो रहा था। समग्र प्रवर्धन। झपट्टा मारना। स्तर 4 ब्रह्मांडीय योद्धा, स्तर 5 ब्रह्मांडीय योद्धा।
सफलता जारी रही। वांग ये ने उसके इंटरफेस को देखा। ताकत के स्तर में वृद्धि तभी धीमी होनी शुरू हुई जब यह 40% तक पहुंच गई। फिर यह धीरे-धीरे 50% तक चढ़ गया और अंततः रुक गया। वह एक ब्रह्मांडीय योद्धा के रूप में एक संपूर्ण स्तर आगे बढ़ चुका था। इसकी तुलना में कॉस्मिक लेवल 7 क्षमता वाले उपयोगकर्ता के रूप में उनका सुधार बहुत कम था। आखिरकार थंडर प्राचीन विकास तकनीक प्राचीन सितारे से थी। मेरे शरीर के सभी पहलू मजबूत हो गए हैं। वांग ये को सुख आश्चर्य हुआ। शुद्ध होने का एकदम नया एहसास था। चाहे वह उसकी कोशिकाओं का ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अवशोषण और समझ हो या ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ उसके शरीर की अनुकूलता हो, उन सभी में एक ही समय में सुधार हुआ था। इसके साथ न केवल उन्होंने एक शीर्ष क्रम की विकास तकनीक को समझ लिया था, बल्कि उन्होंने अपने योद्धा पथ की सीमाओं को भी व्यापक बना दिया था। वांग ये ने अपनी क्षमता का परीक्षण करने के लिए मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया। इच्छा शक्ति क्षमता 8 सितारे, योद्धा क्षमता 5 सितारे, क्षमता उपयोगकर्ता क्षमता 6 सितारे। जैसा कि अपेक्षित था, हालांकि उनकी इच्छा शक्ति क्षमता और क्षमता उपयोगकर्ता क्षमता वही रही, उनकी योद्धा क्षमता में 1 सितारा की वृद्धि हुई थी। यह उसकी क्षमता उपयोगकर्ता क्षमता के करीब पहुंचने लगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि थंडर एंशिएंट इवोल्यूशन तकनीक का इतना विशेष प्रभाव होगा। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला। क्या आप थंडर एंशिएंट इवोल्यूशन तकनीक के स्तर को बढ़ाने के लिए 10000000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? सर, इसे अपग्रेड करने के लिए आवश्यक संभावित बिंदु प्राइमल यूनिवर्स इवोल्यूशन तकनीक के समान थे, जिसका अर्थ है कि दोनों एक ही स्तर के थे। वांग ये ने फिलहाल इसे अपग्रेड करने की योजना नहीं बनाई है। ब्रह्मांडीय योद्धाओं के लिए स्तर 5 से स्तर 6 तक आगे बढ़ने पर कोई सीमा नहीं थी। केवल एक ही सीमा होगी जब कोई स्तर 6 से स्तर 7 तक आगे बढ़ता है। हालांकि वह सितारा योद्धा क्षमता के साथ स्तर 6 पर नहीं रुकेगा, लेकिन 20 तक पहुंचने के बाद उसकी साधना की गति कम हो जाएगी। यदि वह विकास तकनीक को उन्नत करने से पहले स्तर 6 ब्रह्मांडीय योद्धा को प्रशिक्षित करता है और फिर सीधे स्तर 7 पर आगे बढ़ता है, तो प्रभाव और भी बेहतर होगा। आइए थंडर प्राचीन विकास तकनीक के साधना प्रभावों का प्रयास करें। वांग ये ने तुरंत साधना की स्थिति में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने शुरुआत की, उन्हें 6 स्टार इवोल्यूशन तकनीक से बिल्कुल अलग एहसास हुआ। एक ने कछुआ गति से प्रगति की, जबकि दूसरे ने उड़ान भरने जैसी गति प्रदान की। थंडर प्राचीन विकास तकनीक योद्धाओं के लिए आदिम ब्रह्मांड विकास तकनीक थी। जैसे ही उन्होंने थंडर प्राचीन विकास तकनीक का अभ्यास किया, उनका शरीर वज्र से ढक गया था। जैसा कि एक शीर्ष श्रेणी की खेती तकनीक से अपेक्षा की जाती है, वांग ये ने देखा कि एक ब्रह्मांडीय योद्धा के रूप में उनकी प्रगति तेजी से बढ़ रही है। प्रत्येक ब्रह्मांडीय दिन में इसमें लगभग 5% की वृद्धि हो सकती है। 10 ब्रह्मांडीय दिनों से भी कम समय में उसने अत्यधिक गति से एक स्तर की छलांग पूरी कर ली थी। निर्णायक स्तर 6 ब्रह्मांडीय योद्धा।